गुरुजी, सबसे पहले तो पॉडकास्ट पे आने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद बुलाने के लिए। आपको भारत का भविष्य कैसा दिखता है? देखिए, भारत अपनी यात्रा करेगा, हम अपनी संस्कृति को भूल गए, तो हमें अब अपनी संस्कृति की ओर वापस जाना। भारत मालिका, ये क्या है? भारत मालिका क्या है? ऐसा था कि 600 साल पहले संत हुए थे, उन्होंने उड़िया भाषा के अंदर आज को एक भविष्य का परिवेश, और इस पर मैंने डीप रिसर्च भी की है। भारत की कुंडली को भविष्य मालिका के साथ जोड़ी। गुरुजी, आपने बात करी यहाँ लाल किताब। ऐसा होता है कि लाल किताब के अंदर 10वें भाव के अंदर जब आपका जुपिटर है तो आपके कुछ सलाहकार गलत होते हैं। पहले गया तो आपको पहले से विश्वास था इसमें, या जब आपने इसको शुरू किया और तब आपको पता लगा कि हाँ ये काम की चीज है और कुछ फायदा होता है? फायदा इसलिए होता है कि ज्योतिष आपको दिशा बताता है, आपका भाग्य नहीं बदल सकता। एक शख्स है जिसका कोचिंग इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, और वो कॉमर्स और मैथ्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। उसके साथ और भी लोग इंस्टीट्यूट में जुड़ते हैं, पर कुछ समय बाद उसे इस इंस्टीट्यूट से निकाल दिया जाता है। शख्स परेशान है, वो ज्योतिषों के पास जाता है जानने के लिए कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, पर कहीं से भी उसको तसल्ली नहीं मिलती। फिर वो शख्स ये डिसाइड करता है कि उसे खुद ही इस विद्या को सीखना चाहिए। और 25 साल बाद आज हम उसी शख्स के साथ हैं, डॉक्टर राजीव साहनी, जो एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में काफी फेमस नाम है, जिनके काफी सारे स्टूडेंट हैं वर्ल्ड वाइड। कोई स्टूडेंट मोरक्को से उन्हें लिखती है कि सर आपसे बढ़िया टीचर उन्हें मुझे आज तक मिला नहीं। उनका एक स्टूडेंट पाकिस्तान से भी है जिसका नाम जहान है, जिसने उनके यूट्यूब चैनल्स पे उनके वीडियोस देख के ज्योतिष को पढ़ना सीखा। तो आज हमारे पॉडकास्ट द रियल इंडियन एक्सपीरियंस में स्वागत करते हैं डॉक्टर राजीव साहनी का, और जानते हैं उनसे ज्योतिष के बारे में वो सारी बातें जो हम कई सालों से जानना चाहते थे। कई सारे सवाल जो हमें मिथ्या लगते थे, क्या वो सच में होते हैं, क्या चीजें हैं क्या नहीं। चलिए मिलते हैं डॉक्टर राजीव साहनी से। गुरुजी, सबसे पहले तो पॉडकास्ट पे आने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद बुलाने के लिए। और आपने समय निकाला और आप आए, और हम भी पॉडकास्ट आज रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, उसके लिए दोबारा से शुक्रिया। और कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो हमने देखे हैं, रिसर्च भी करी है, और आजकल काफी ज्योतिष के बारे में लोग बातचीत कर रहे हैं। और मेरे कुछ खुद के पर्सनल क्वेश्चन थे जो मैं पॉडकास्ट में नहीं जान पाया, तो इसलिए मैंने आपसे संपर्क किया। मैंने कहा गुरुजी को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए जो भी आजकल पॉडकास्ट चल रहा है, और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, भ्रांतियां फैला रहे हैं कि ये कीजिए वैसा कीजिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है हम भी जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके ये जो आपकी ज्योतिष की यात्रा ये शुरू कैसे हुई, और इसके लिए आपको प्रेरित किसने किया, प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, यात्रा ऐसे शुरू हुई, मैं तो अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाया करता था, तो मैंने कहा चलो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं। तो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, तो क्या हुआ, कुछ समय बाद कुछ टीचर जो है वो मेरे सारे स्टूडेंट लेकर चले गए। फिर मैं काफी ऐसा मेरे साथ मिसहैपनिंग हुई, मैं बड़े सारे एस्ट्रोलॉजर से मिला, लेकिन उन्होंने अपनी अपनी कहानी सुनाई, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो फिर मैं यूनिवर्सिटी एरिया में किताबें खरीदने के लिए गया, मोतीलाल बनारसीदास चौखंबा से बहुत सारी किताबें खरीदी, पढ़नी चालू करी। पढ़ते पढ़ते मुझे पहले 15 दिन तक कुछ समझ नहीं आया, फिर धीरे धीरे परमात्मा ने ऐसी कृपा करी, आज मेरे घर में खुद की एक लाइब्रेरी है जिससे मैं एस्ट्रोलॉजी, यानी मेरा कोई गुरु नहीं है, पुस्तकें ही मेरी गुरु, और उनसे पढ़ करके आज की तारीख में मैं एस्ट्रोलॉजी में यात्रा मेरी 24 साल की कम से कम 24 साल। दूसरा मुझे जानना चाहता था कि जो ज्योतिष के बारे में आपकी पर्सनल व्यक्तिगत राय क्या है? जैसे आपने बोला कि आप पहले गए, तो आपको पहले से विश्वास था इसमें, या जब आपने इसको शुरू किया और तब आपको पता लगा कि हाँ ये काम की चीज है और कुछ फायदा होता है? फायदा इसलिए होता है कि ज्योतिष आपको दिशा बताता है, आपका भाग्य नहीं बदल सकता, आपके भाग्य में आने वाले सुख दुख को बताता है, आप उसे कैसे जिए। बाहर बारिश हो रही है, आप छाता लेके जा सकते हैं, ये थोड़ी है कि आप बिल्कुल नहीं भीगेंगे, टांगों पर तो छींटे आएंगे। लेकिन इसीलिए मैंने ज्योतिष को अपनाया और उसको समझा। आज मैं लोगों को गाइड करता हूँ कि आपका गलत दिशा में एनर्जी लगा, आपको अगर सही दिशा में एनर्जी लगानी है तो उसे समझिए, जानिए। ये मुझे किसी की बात याद आ रही है, मैंने कहीं देखा था, ये थोड़ा सा शायद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। किसी ने मुझसे बोला था कि जैसे आपकी जिंदगी है ना, आप एक जिंदगी को पकड़िए, जैसे एक धागा है, चश्मा पकड़िए, इसके दो एंड हैं।
एक आपका जीवन है, एक मृत्यु है। ना तो आपके हाथ में जीवन है कि आप कब पैदा होंगे, कैसे पैदा होंगे, कहाँ पैदा होंगे। ना आप ये जानते हैं कि आप कब मरेंगे, कैसे मरेंगे। आपके पास कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हम अपनी बीच की लाइफ, हम कहते हैं कि हम अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। क्या ये सही है? हम कंट्रोल कर सकते हैं जब दोनों सिरे ही हमारे पास नहीं है? मैं तो एग्री बाकी बीच की लाइफ हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? मैं बताता हूँ, जो बीच की लाइफ है ना, वही हमारी कर्म गति है जी। वही हमारी कर्म गति है। देखो ज्योतिष जो है ना, वेद का 5वां नेत्र है, 4 वेद है हमारे। तो ज्योतिष को 5वें नेत्र का नाम दिया गया है। वो हमें ये बताता है जीवन शैली कैसे है। जैसे जैसे मैं अभी आपको एक नाड़ी का सूत्र बताता हूँ। नाड़ी के अंदर ट्राइन थ्योरी होती है। जैसे लगन, पंचम और नवम में धर्म त्रिकोण होता है, और वहां काम त्रिकोण यानी सेक्स वाली राशियां हम कहते हैं ऐसे आ जाती हैं। तो वो ये बताती हैं कि हमारे को अपनी कामनाओं की पूर्ति धर्म यानी मर्यादा के अनुसार। पर जैसे लेमन लैंग्वेज में भी लोग बात करते हैं कि आपकी किस्मत होती है ना, हाँ। जो लिख दिया है वही है, वही जो राम रच राखा। ठीक है, अगर वो है, ठीक है, तो फिर ये जो कर्म का कॉन्सेप्ट है, मैं कहीं पढ़ रहा था तो मैंने किताब में पढ़ा कि उसमें लिखा कि अगर आपके जीवन में कर्म करना लिखा होगा तो ही आप कर्म करेंगे। और मतलब उनका कहने का तात्पर्य ये था कि भैया जो कुछ है सब फिक्स्ड है। कुछ लोगों का कर्म करना लिखा है तो उन्हें करना ही पड़ेगा, चाहे वो जैसे मर्जी हो। और जो कहते हैं ना, जैसे कि आप कर्म करेंगे तो ही आपकी किस्मत बनेगी, तो कहते हैं कि किस्मत में कर्म करना भी लिखा है। क्या ये चीजें आपको लगता है कि ऐसा है? मैं इसको बड़े सूत्र ढंग से बताता हूँ। जैसे कुंडली के अंदर लोग जब कुंडली पढ़ते हैं तो पंचम भाव पूर्व पुण्य में होता है। तो जो आपको भाग्य मिला है ना जी, भाग्य आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का भाग्य है। तो आप मान रहे हैं कि पूर्व पूर्व जन्म के कर्मों से आपका भाग्य बना है। आपने क्या कर्म किए थे पूर्व जन्म में जिसके कारण आपको ऐसा भाग्य मिला, और वही कर्मों का आधार होता है। और उसके साथ ही एक बात समझिए, संस्कार जो है ना बनते नहीं है, जोड़े जाते हैं। संस्कार भी लाए थे जन्म जन्मांतर से। इसी तरह भाग्य आप लाए हुए थे, यानी पूर्व जन्म के जो कर्म किए थे, जो आपके डीएनए के अंदर आया हुआ, वही कर्म हमें आगे। मतलब पूर्व जन्म हम लोग जैसा बात करते हैं होता है, मानते हैं कि लोग पूर्व जन्म है आपका, आप अपने कर्म लाते हैं। जो कई बार मैं कुछ लोगों को जानता हूँ पर्सनली भी, मेरे खुद के भी एक्सपीरियंस रहे हैं कि कई बार होता है ना कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे होते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पर ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में चीजें चल रही हैं, उनके लिए आप कोशिश भी नहीं करते। कई बार मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो बिल्कुल कोई कोशिश नहीं करते। मैं अपने अगर स्टूडेंट लाइफ से भी कंपेयर करूं तो कई स्टूडेंट ऐसे, जब हम पढ़ते थे कॉलेज में, कई ऐसे आते थे बिल्कुल कुछ नहीं करते थे, मुश्किल से 1 घंटा पढ़े दिन में, और बढ़िया उनको सब कुछ समझ में आ रहा, सब कुछ बढ़िया चल रहा। और कुछ हमारे जैसे 10-10 घंटे भी लगे रहते थे, और नतीजा फिर शून्य बटे सन्नाटा। उसके लिए पता क्या होता है, 2-3 पॉइंट्स के अंदर कवर अप करते हैं। हमेशा एक चीज को याद रखिएगा, कभी किसी भी प्रश्न का एक उत्तर नहीं होता। जैसे हमारी देह पंच तत्वों से बनी, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, ऐसे ही हमारी बुद्धि क्या मिली हमको, समझ रहे हैं आप? हमारी बुद्धि क्या मिली हमको, विवेक मिला या नहीं मिला, हमारी कुंडली में उत्तम शिक्षा का योग है या नहीं है। अब जैसे किसी के बुध शनि इकट्ठे हैं तो बाय बर्थ उसके अंदर जो है व्यापारिक क्षमता आ गई, व्यापारिक क्षमता आई है। उसकी बुद्धि पढ़ाई पर भी व्यापार ढूंढेगी, ना कि पढ़ाई के अंदर आगे जाने का वो प्रयास करेगा। तो हर एक का कॉम्बिनेशन अलग अलग भगवान ने दिया होता है, ऐसे नहीं होता। मतलब ये बात फैक्ट है कि आपके पूर्व जन्म जो चले आ रहे हैं उसके कर्मों के मुताबिक ही आपकी कुंडली बनती है, और वही आप ट्रेड्स लेके पैदा होते हैं। अब इसके अंदर एक बड़ी सुंदर बात कहने जा रहा हूं। अब कोई आपने जैसे मेरे से प्रश्न पूछे, अब आपने ये नहीं पूछा कि मैं अगर ज्योतिष का ज्ञान आना था, मेरे भाग्य में लिखा था, तो वही मैं 25 साल की उम्र में क्यों नहीं शुरू किया? वो इसलिए शुरू नहीं हुआ क्योंकि दशा नहीं आई। जब तक दशा नहीं आएगी आपको दिशा नहीं मिलेगी। हमेशा याद रखिए, मेरे को जो अपनी कर्म गति भोगनी थी, जिन जिन ग्रहों की भोग ली, अब मेरी यात्रा ज्योतिष की निकली थी। आज से 25 साल पहले भगवान ने लिखा था, लेकिन कोई ढंग से समझा नहीं पाया मेरे को कि आपकी ज्योतिष की यात्रा लिखी हुई है, अब आप मरते समय तक ज्योतिष करेंगे। वो सब मेरे को रेमेडी बता रहे थे, मैं जिसके ज्यादा खिलाफ।
तो गुरुजी एक बेसिक सा सवाल है मेरा, जो क्योंकि आजकल एस्ट्रोलॉजी और ये सारी चीजें चल रही हैं, कितने प्रकार की ज्योतिष शास्त्र है? मतलब एक तो हम हिंदुस्तानी कहते हैं जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, जो वेदों पर आधारित है, एक कुछ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है और आपको क्या लगता है प्रभावशाली कौन सा है? देखिए, प्रभावशाली सदैव भारतीय रहेगा। वेस्टर्न कल्चर के अंदर सूर्य पद्धति पर होता है, हमारा चंद्र पद्धति पर, या आपका जेमिनी एस्ट्रोलॉजी होती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसे पराशरी ये कहते हैं, कई प्रकार की एस्ट्रोलॉजी होती है, ठीक है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, दो प्रकार की एस्ट्रोलॉजी को मैंने डिवाइड किया है। वो ये है, एक तो राहु वाली एस्ट्रोलॉजी और दूसरी जो है वो शनि वाली, शनि ट्रेडिशन कर्मानुसार नियमानुसार वाली एस्ट्रोलॉजी है। लेकिन आजकल चल रही है राहु वाली। आपको पता ही नहीं लग रहा है कि थर्मामीटर में 102 बुखार है कि 101 बुखार है, आप कंफ्यूज हुए तो उठा के आपने रेमेडी चेक की। दिस इज बीइंग कॉल्ड अ राहु एस्ट्रोलॉजी। जो सैटर्न एस्ट्रोलॉजी है, जिसे मैं प्रिय मानता हूं, जिसे मैं करता हूं, वो है पहले आप गहराई समझिए, ग्रह आपसे कहना क्या चाहते हैं, सामने वाले के जीवन में क्या पड़ा है। हर समय उपाय नहीं करने होते। अभी मैं आपको इसी उपाय के ऊपर एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण देता हूँ। अब जैसे कुंडली में कहीं पे भी बृहस्पति और राहु इकट्ठे बैठे हैं, आप सभी देख लीजिए रील और यूट्यूब देख लीजिए, सभी कहेंगे गुरु चंडाली हो गए। एग्रीड, गुरु चंडाली हो गए। आपको सिर्फ इतना ही पता था ना गुरु चंडाल। अगर ये दग्ध राशि में, इफ दिस योगा इज बीइंग इन द दग्ध राशि, देन इट इज अ राज योगा। अब लोग क्या करेंगे, लाल किताब वाले के पास जाइए, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, वो राहु की रेमेडी देगा। क्या उसने देखा ये दग्ध राशि में? अगर दग्ध राशि में है तो राहु आपको करोड़पति बनाएगा। और जुपिटर की रेमेडी करनी है, ना कि राहु की। पता ही नहीं है किसी को, उठाया और रेमेडी दे दी कि जी आपकी कुंडली में चंडाल योग है। अब चंडाल योग से ही मेरी ज्योतिष की पढ़ाई शुरू हुई थी, यानी मैंने पढ़ाना शुरू किया था। अब होता क्या है कि गुरु चंडाल योग है। सपोज समवन इज हैविंग ए गुरु चंडाल योग। ये पहले वाला जो अभी मैंने पॉइंट आपको दग्ध राशि का बताया, ये लोगों को ये समझाने का था कि रेमेडी करनी किसकी है। तुम्हें पता नहीं लगा, तुमने उठा के राहु की कर दी, जो आपको देने आया और उसकी आप रेमेडी कर रहे हैं। दूसरा, गुरु चंडाल योग है, आप राहु फॉरनर है तो आप अरब कंट्री में नौकरी करने चाहिए, राहु है वो। आप जो है वेस्टर्न कंट्री में चले जाइए, वो राहु है, वो भोग भूमि है, वहां आपको राजा बना देगा। आप कहते हो कि नहीं मेरी कुंडली में योग नहीं है विदेश जाने के, देन ज्वाइन द एमएनसी कंपनी ना, मल्टीनेशनल कंपनी जिसका फॉरेन का रोल है। अब आपको राहु फायदा कर देगा। गुरुजी आपने बात करी यहाँ लाल किताब की, तो जैसे लाल किताब हुआ, ज्योतिष हुआ, इसके बारे में मैं चाहता हूँ आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं कि मतलब डिफरेंस क्या है, व्हाट इज लाल किताब, ये ज्योतिष और दूसरे न्यूमरोलॉजी जो है, ये तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, अलग अलग हैं, या क्या डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है? हाँ, देखो ऐसा होता है, लाल किताब ना ग्रहों की स्थितियों पर आधारित है। मूल जो था ना लाल किताब का, वो वर्षफल, जिसको कोई लेता नहीं है, वो लाल किताब कुंडली पर पढ़ते हैं पर वर्षफल नहीं लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी का वर्षफल में चतुर्भाव में राहु आ जाए, ठीक है, तो उस समय उसको टॉयलेट नहीं छेड़ना, अपना साउथ वेस्ट का वाटर टैंक नहीं छेड़ना, ऐसे जैसे कहा जाता है। और कुंडली के आधार पर मैं अलग से समझाऊं तो 10th हाउस में जिसके जुपिटर है, तो लाल किताब कहती है शुभत्व नहीं है, यानी चतुर्भाव आपके कैरियर का, आपके कर्म स्थान का, आपके व्यापार का, वहां ज्यादा भगवान का नाम नहीं लेना, ठीक है ना, क्योंकि वहां आपको अपने कर्म करने हैं। ऐसा होता है कि लाल किताब के अंदर 10वें भाव के अंदर जब आपका जुपिटर है तो आपको एक तो सलाहकार गलत मिलते हैं, दूसरा लाल किताब कहती है कि आपको जो है क्या नाम है, हर समय धार्मिक चर्चा नहीं करनी। अब हम इसे वैदिक से कोरिलेट करते हैं। वैदिक से जब हम इसे कोरिलेट करते हैं तब इसे कहते हैं ये दिग्बली नहीं है, ये मध्याह्न का समय होता है, 12 बजे से लेके 2 बजे का समय, जो जुपिटर का नहीं है। तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है। तो इस तरह से मैं कोरिलेट कर लेता हूं कि यहाँ पर चूंकि ग्रह दिग्बली नहीं है, 10वें भाव पर कमजोर होने के कारण स्थिति उसकी खराब है। अब इससे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सीखिए, मरण करण स्थानम पता ही नहीं है लोगों को। जैसे चतुर्भाव में किसी का केतु बैठ जाए, वो मरण करण स्थान है, उसका बैंड बजा के हाथ में दे देगा। 7वें भाव में किसी का केतु बैठ जाए, वो उसका मरण करण स्थान, वैदिक के साथ मैं ये बता रहा हूं, ठीक है।
तो उसका गृहस्थाश्रम खराब, मरण कर्म स्थान में केतु आने से पार्टनरशिप नहीं कर सकता, बिजनेस में दिक्कत। तो ये बारीकियां पता होनी चाहिए, बारीकियां पता नहीं होती, उठाया और उपाय कर दिए केतु। केतु सिर्फ आपको ये कह रहा है कि आप व्यापार नहीं कर सकते, आप एक गुरु बन सकते हैं, आप धार्मिक क्रिया के काम कर सकते हैं। हमें ग्रहों को पढ़ा नहीं, उसके स्थान को जाना नहीं, और ये सूर्यास्त का स्थान है। लगन जब उदय होता है उसे हम उदय स्थान कहते हैं, ठीक उसके सामने वाला भाव अस्त होता है, ये वजह है जी। पर ये मैं बेसिकली जानना चाह रहा था कि तीनों चीजें हैं, ये न्यूमरोलॉजी हो गई, ज्योतिष हो गया, ये लाल किताब ये बताती एक ही बात है। हाँ, एक ही बात बताती है, एक ही बात बताती है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे न्यूमरोलॉजी के अंदर 3 शब्द, मान लीजिए किसी का 3 तारीख, 3 हो गया, 12 हो गया, 21 हो गया, 30 हो गया, कोई व्यक्ति पैदा हुआ तो उसका ड्राइवर 3 बना, ठीक है। अब न्यूमरोलॉजी वाले ने कह दिया कि आप बृहस्पति है, ब्लेसिंग है, एवरीथिंग इज एग्रीड जी। हाउ यू विल कोरिलेट विद द चार्ट? नाउ कम अप एज पर द काल पुरुषा कुंडली, when you make a Aries ascendant and the Sagittarius राशि comes in the 9th भाव, ठीक है। धनु राशि आई जो कि जुपिटर की है, मूल त्रिकोण राशि है भाग्य स्थान पर, तो आपका ब्लेसिंग है। ये लोग बाय बर्थ गुरु होते हैं। ड्रॉबैक कहां है? जो शेयर नहीं करना चाहते। ऐसे व्यक्तियों को बिन मांगे अगर सलाह देंगे किसी को भी, 3 नंबर वाले, तो काल पुरुष कुंडली का चूंकि आपका भाग्य है वो खराब हो जाएगा। जुपिटर खराब होने का अर्थ है आपकी संतान संघर्ष करेगी। जुपिटर धन है तो आपको धन प्राप्ति में कष्ट आएगा। आप कोरिलेट करिए, आप अगर ड्राइवर 3 है तो देखिए आपका लगन कौन सा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का लगन कर्क है तो तब भी बृहस्पति उसका भाग्य का मालिक बना है, 3 तारीख को पैदा हुआ है और बृहस्पति उसके भाग्य स्थान का स्वामी आया, तो भाग्य खराब तो हो जाएगा अगर उसने बिना मांगे सलाह दे दी तो। अच्छा। और मान लीजिए कोई मिथुन लगन का पैदा हुआ है तो उसके 10th हाउस में राशि पड़ती है तो उसका कैरियर तो पकड़ देगा। आप बिन मांगे सलाह दे क्यों रहे हो? आप अपना फ्री में नहीं कर सकते, ये ड्रॉ है। गुरु जी एक चीज और है, मैं कहीं मैंने सुना था, जैसे ये 12 राशियां होती है, 12 ही होती है राशि। हाँ, 12 राशि। और ये जो आप कहते हैं ना कुंडली के अंदर यहाँ इधर गुरु बैठे हैं, इधर बृहस्पति बैठे हैं, वो क्या उनका क्या चार्ट के अंदर 12 ही होते हैं? वो 12 अगर है, 9 ग्रह ऐसा भी है कि मतलब एक ही, जैसे चंद्र है आपके, हर उसमें चंद्र बैठा हुआ है या हर इसमें बाकी की राशियां, ये चीजें क्या होती हैं? अब जैसे एक राशि उसमें आके आपके सब भाग में चंद्र ही बैठा है या गुरु ही बैठा है या शुक्र ही बैठा है, ये सब चीजें क्या होती हैं? देखिए क्या होता है कि ग्रह तब वर्क करते हैं जब ग्रह आपसे बात करते हैं। अच्छा। तब आप अच्छे ज्योतिषी हैं। जब तक आपसे ग्रह बातचीत नहीं करेंगे ना तब आप फालतू कैसे होंगे। अब जैसे कुंभ राशि है, कुंभ राशि कुंडली में किसी के 7th भाव में आ जाए, 2 एग्जांपल दूंगा कुंभ राशि के। आप जबकि चंद्रमा के पूछ रहे थे, मैं चंद्रमा का भी बताऊंगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये क्या मतलब होता है कि हर उसमें एक ही बैठा है, जैसे गुरु ही बैठा है, 12 होते हैं या 9 होते हैं, मुझे तो मालूम नहीं है उसमें कि सब खानों में शुक्र ही बैठा है या सब में चंद्र ही बैठा है, ये क्या चीज होती है? देखो ऐसा होता है, हर एक का काल परिस्थिति के अनुसार ग्रह बैठ जाते हैं। अब वो ग्रह किस राशि में बैठे, किस डिग्री पर आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है डिग्री का, जिसे लोग जानना नहीं चाहते। मैं एक बार क्लास में पढ़ा रहा था तो बहुत सारी रील मैंने देखी कि जुपिटर वृष राशि में आया तो इन लोगों को फायदा होगा, तो वो पागल बनाने की थोड़ी मेरे को बहुत पीड़ा पहुंची, क्योंकि उस समय जुपिटर ने प्रवेश किया था वृष राशि में। When we talk about deep astrology, तो नमांशा कुंडली के अंदर वो विष नमांशा के सर्प नमांशा में प्रवेश कर गया था, तो बैंड बजा देगा। और हम लोगों को क्या गुमराह कर रहे हैं कि जी बृहस्पति वृष राशि में है, आपको फल देंगे। अरे भैया, विष नमांशा के अंदर है और विष नमांशा का पहला भाग होता है सर्प नमांशा, समझ रहे हैं आप? 3 नमांशा होते हैं विष के, तो ये चीज है। ग्रह कहां आके बैठा, क्या फल देगा, वो डिग्री इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे किसी ने मेरे से अभी हाल ही में पूछा, पिछले
पिछले से पिछले सप्ताह पूछा कि जी मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी, टेम्परेरी मिल गई है उसको सरकारी नौकरी। तो मैंने देखा मंगल की दशा आई है, जब तक मंगल नीच का नहीं होगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी, मिली नौकरी सरकारी। कोई पूछे कैसे, मेरे पास एविडेंस है, क्लाइंट की कुंडली है, ज्वाइनिंग डेट है भैया, आओ। अब एक चंद्रमा का भी बताता हूँ आपको, जिसका चंद्रमा 12वें भाव में होता है, किसी न किसी जन्म में वो स्त्री रहा होता है, ये पहचान है पहली। दूसरी बात, उसकी एक संतान हमेशा के लिए फॉरेन सेट हो। अब आपने अभी पहले वाले स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था ज्योतिष हमें क्या बताता है जी। अब जैसे मान लीजिए हमने चंद्रमा का, हम कहते हैं चलो बृहस्पति है, 12वें घर में आपके बृहस्पति बैठा, आप कुंडली देख रहे हैं तो वो खर्चे का घर है, तो आप गुरु पर खर्चा करिए, ज्ञान पर खर्चा करिए, आपको भगवान ने ये। मान लीजिए बुध ग्रह खराब है, तो इसका अर्थ है कि पूर्व जन्म में मैंने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया, तो इस जन्म में बुध ग्रह के उपाय के साथ साथ मुझे सद्बुद्धि से कर्म करने हैं, उसको सही करने के। हाँ, ज्योतिष ये है, ना कि उठाए और मुंह और उपाय। अब होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, अस्त ग्रह जी आपकी कुंडली में बुध, अस्त ग्रह की बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है जिसे मैंने 4 दिन पहले ही पढ़ा है क्लास में। अस्त ग्रह पहले ब्रह्मांड में चेक करिए कि वो अस्त है या नहीं है। अस्त ग्रह आदमी को करोड़पति भी बनाता है और रोडपति भी बनाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है अस्त ग्रह का, वो पता होना चाहिए आपको। आप क्या करा, आपने देखा बुध ग्रह अस्त है, उठाया और आपने जो है उपाय दे दी। अब मैं आपको बड़ा सुंदर एक बात बताता हूँ, एक एग्जांपल डिग्री से समझाता हूँ। सपोज किसी का सूर्य 15 डिग्री का है और मरकरी जो है वो 11 डिग्री का और वक्री हो गया, अस्त भी हो गया, ऐसे आदमी को आप कितनी तगड़ी अप्रोच से भी सीट दिलवा दो वो होल्ड नहीं कर पाएगा। उसका कारण क्या, मैंने कह दिया, आपने सूर्य होल्ड नहीं कर पाएगा। वक्री होके एक तो वो सूर्य से डिग्री में पीछे है, और जब वक्री ग्रह रहते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि 11 डिग्री का है, तो वक्री होके वो 10, 9, 8, 7 इस तरह पीछे की तरफ जाएगा अस्त है, और सूर्य आगे की तरफ जा रहा है। सूर्य एक सीट है जो आपको मिली है और बुध पीछे की तरफ हट रहा है, इसलिए आप सीट नहीं होल्ड कर पाए। गुरुजी, अब मेरा एक अगला जो सवाल है काफी इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में जानना चाहता हूँ। भारत मालिका ये क्या है, भारत मालिका क्या है, पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ, मैं भी और हमारे दर्शक। थोड़ा विस्तार से बताइए इसके बारे में। देखिए ऐसा है, आपने शब्द बोला भारत मालिका, जिसका मूल नाम है भविष्य मालिका। ऐसा था कि 600 साल पहले संत हुए थे, 5 संत हुए थे, जिसमें अच्युतादास जी जो के मूल संत थे, उन्होंने उड़िया भाषा के अंदर आज के भविष्य का परिवेश लिखा कि कलयुग की समाप्ति और सतयुग के प्रारंभ के बारे में उसके अंदर लिखा हुआ किस प्रकार से घटनाएं घटेंगी। तो ये भविष्य मालिका, और उसका भारत के संदर्भ में भी बहुत कुछ लिखा हुआ, और इस पर मैंने डीप रिसर्च भी की है, भारत की कुंडली को भविष्य मालिका के साथ कोऑर्डिनेट कर। तो जो भविष्य मालिका है उसमें बाकी कंट्रीज के बारे में भी सभी के बारे में लिखा हुआ है। उसमें ये कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, जितनी आज की जनसंख्या है, अभी आप एक भविष्य मालिका के साथ साथ मैंने इस पर जो अलग से मेहनत की वो भी बताता। आज की तारीख में 8 अरब के करीब जनसंख्या है, ठीक है। केवल 8 का अंक ऐसा होता है कि जहां से शुरू हुआ वही अब समाप्ति की है। ये तो बात है, वो भविष्य मालिका में थोड़ा सा मैंने बुद्धि लगाई कि वो कह रहे हैं तो कोई लॉजिक तो होना चाहिए। जहां से यात्रा शुरू हुई है अब समाप्ति के पर है संसार, केवल और केवल जिनका चित्त शुद्ध है, जिनका आचरण शुद्ध है, यात्रा तो उनकी है, बाकी की तो यात्रा नहीं है। भारत के संदर्भ में और थोड़ा विस्तार से और बताइए कि क्या आपको, आप तो जैसे जानकार हैं और जहां तक मुझे जानकारी है आप उनके संपर्क में भी रहे। देखिए ऐसा है कि भविष्य मालिका का काफी साल पहले एक ग्रुप बना था, जिसमें मैंने भी करा था, फिर मेरी बातचीत हुई, बाद में मैं ग्रुप से बाहर भी आ गया था, लेकिन उन्होंने मुझे रीएड कर दिया। उनका पर्सनल ग्रुप है उड़िया लोगों का, तो उन्होंने मेरे को फोन करके कहा गुरुजी आप बाहर मत आइए प्लीज, तो आप वापिस मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। तो मैं उनके ग्रुप से भी जुड़ा हूँ, लेकिन कभी वो बातचीत उसके बाद दोबारा हुई नहीं। पर मैंने इस पर रिसर्च काफी की भविष्य मालिका पर, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि ये फालतू की चीज है या भ्रांति है,
लेकिन मैंने उसको एविडेंस के एंगल से ले रहा हूं। अब जैसे भविष्य मालिका कहती है कि मीन राशि में जब शनि आएंगे तब जो है तीसरा विश्व युद्ध होगा। अब हम ज्योतिष के परिवेश में से सीखते हैं और समझते हैं। बड़े ध्यान से आप सीखिए। मीन राशि जल तत्व की राशि है। वेद कहता है तत्वमसि, वेद तत्वमसि पे टिका है। शनि है वायु तत्व राशि के अधिदेव। जल और वायु एक दूसरे के प्रतिकूल है, यानी शत्रु कह सकते। तो जब वायु तत्व के ग्रह जल तत्व राशि मीन में आएंगे तो सुनामी जैसी बात है, क्योंकि हवा के वेग से ही तो पानी ऊपर उठता है और वो ये पक्का होगा। आप समझ रहे हैं, कई समुद्रों में और कई नदियों में कई जगहों पर ये चीज है, ठीक है ना। तो इस तरह से है। अब भविष्य मालिका ये कहती है कि भूकंप आएंगे बड़े भारी। हाँ, तो 6 दिसंबर को करीब मंगल वक्री होगा। मंगल नीच राशि में वक्री होने जा रहे हैं 6 दिसंबर, ये जो आने वाला है। हाँ, अभी अपकमिंग 6 दिसंबर। तो वो मंगल है अग्नि तत्व के ग्रह, राशि है जल तत्व की। अब कर्क राशि से जो अष्टम राशि है, लोगों को पता नहीं है, भविष्यवाणी कर लेते हैं। वन शुड हैव नॉलेज ऑफ द एस्ट्रोलॉजी कि जल तत्व की राशि जो में मंगल जो है नीच के होंगे, वक्री होंगे। मृत्यु किसकी होगी? वो मृत्यु की राशि ढूंढने के लिए बहुत जरूरी है, वो है धनु राशि। धनु राशि से मंगल कर्क राशि अष्टम राशि। तो कर्क राशि जो भी राशियां कर्क राशि वाले शहर होंगे, स्थान होंगे, धनु राशि वाले जो स्थान होंगे, प्रभावित ये होंगे। तो भारत में ऐसे स्थान है? हाँ, बहुत है, सब जगह से हैं। ये राशि का निकालना है आपका, रा रे री मामू हम जो कहते हैं उन नामों से हम निकाल सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये घटनाएं होंगी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको मैं अभी, इसके बाद ये 2 घटनाएं मैंने, एक पहला शनि का बताया और दूसरा मंगल का बताया। तीसरी बात भविष्य मालिका ये कहती है कि भारत में सैनिक शासन है। भारत की तो प्रजातंत्र वाली स्थिति है, ठीक है। भारत में तो यही रहा है कि प्रजातंत्री रहे और सेना ने कभी दखल दिया नहीं है। और अभी तक तो जैसे हालात लग रहे हैं, हमें लगता भी नहीं कि शायद सेना कभी दखल दे या देना चाहिए। अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अब ज्योतिषी सारे बात कर रहे हैं, अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं, विद्वान लोग हैं, भविष्य मालिका का अपना है। मेरा काम रिसर्च करना है, मैं रिसर्च पर ज्यादा फोकस करता हूँ। देखिए, चंद्रमा की दशा छिद्र दशा बनती जाती है। छिद्र दशा का अर्थ होता है जब किसी ग्रह की दशा का अंतिम चरण होता है। तो जैसे जैसे चंद्रमा का समय खत्म होगा, 12 सितंबर 2025 यानी अगले वर्ष मंगल की दशा शुरू होगी। तो 6 महीने जो लास्ट होंगे वो भयानक वाला छिद्र दशा होगी। और उसी 6 महीने पहले शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और चंद्रमा की दशा है। चंद्रमा वैसे भी 7.5 और ढैया पीड़ित होते हैं। अब आप समझ रहे हैं। तो जब शनि और उधर से इधर आपकी छिद्र दशा है, तो जातक गण, मतलब मैं ये बहुत कुछ बातें नहीं कह सकता कि जितनी पब्लिक है उसमें त्राहिमाम वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। अब हो गई उत्पन्न। अब इसके बाद मंगल की दशा है। मंगल तो दंगल बिना मानते, सीधा सा नियम। अब हम भारत की कुंडली को और भविष्य मालिका को रिलेट करते हैं। भारत की जो कुंडली है वो वृष लग्न की है और मंगल द्वितीय भाव राशि में बैठे हुए हैं, वो मारक स्थान है भारत का। अगर हम नमाज कुंडली पर आए तो मंगल धनु राशि में आ गए। धनु राशि क्या है? 10th हाउस में आई। 10th हाउस में आने से वो दिग्बली हो गए मंगल। अब ये दिग्बली मंगल होने से क्या हुआ? बहुत सारी गड़बड़ आ जाएगी, क्योंकि नमाज कुंडली एनर्जी सोर्स है। हमें नमाज कुंडली को ऐसे नहीं पढ़ते। नमाज कुंडली क्या होता है कि जो लगन कुंडली होती है उसमें जो ग्रह बैठे होते हैं उनकी ऊर्जा का स्रोत कहां से है? ऊर्जा का स्रोत नमाज है। जैसे हमारे घर जो बिजली आ रही है वो पावर हाउस से आ रही है, इसी प्रकार मंगल को जो ऊर्जा मिल रही है वो नमाज कुंडली धनु राशि तीर कमान। तो जहां तक मेरी समझ कहती है कि तत्काल को मंगल के आते ही सेना चार्ज नहीं रहेगी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि 2026 में मैं गोचर और डिग्री और गणना सबको ध्यान में रख करके ये निकालूंगा और ये बता दूंगा कि भाई
सेना जो है चार्ज लेने की संभावना पूर्ण। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि ले लेगी, अगर मैं भविष्य मालिका को कोड करूं, संभावना पूरी है कि आर्मी चार्ज लेगी। परिस्थिति ऐसी है। क्योंकि अब आजकल जो हम जियो पॉलिटिकल सिनेरियो देख रहे हैं, जो कि लड़ाई चली ही जा रही है 1.5 साल से, रशिया और यूक्रेन में लड़ाई चली जा रही है। अभी इसराइल का 4-5 देशों से उसका चल रही है झड़प, ईरान से चल रही है, और भी कई सारे देश अब कूदते जा रहे हैं। अभी लास्ट मंथ मैंने देखा है कि नॉर्थ कोरिया की सेना रशिया के लिए लड़ने के लिए 500 साल बाद वो उसने अपने देश से बाहर निकल के रशिया के लिए लड़ने जा रहे हैं। तो संभावनाएं तो बन रही हैं, गुट बन रहे हैं। जैसे अभी की जो महाशक्ति बोली जाती है अमेरिका, वहां पे भी चुनाव हुए हैं, राष्ट्रपति चेंज हुआ है, और वहां की परिस्थितियां बहुत खराब है। बाहर बाहर से दिखावे कर तो अच्छा है, पर अंदर के वहां के लोगों में बहुत त्राहिमाम मचा हुआ है, क्योंकि उनको वो सब फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। लोग लड़ाई झगड़ा की तरफ ज्यादा है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो ये सारे जियो पॉलिटिकल सिनेरियो तो ये बताते हैं कि लड़ाई होगी या हो सकती है, पर ज्यादातर फोकस लोग अभी करते हैं ना कि किसी तरीके से ना हो, और लोग इकोनॉमी की बात ज्यादा कर रहे हैं। पर अगर मैं एक डीप एनालिसिस करूं, तो मुझे लगता है लोग इकोनॉमी की आड़ में लड़ाई की ही बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें बहुत सारी बातें जुड़ी हैं। कुछ कंट्री को अपने वेपन भी बेचे। हाँ, वो सबसे बड़ा वो वाला भी है। जो अमेरिका है। अभी मैं मंगल की जो बात कह रहा था आपसे, वो थोड़ी सी उसमें एक चीज छूट गई है। वुड लाइक टू शेयर विद द व्यूअर्स टू आल्सो। वो ये है कि मंगल जो है नमाज कुंडली में धनु राशि में। अब लोगों को बेचारों को ये नहीं पता, मेरी जी नमाज कुंडली में धनु राशि में मंगल बैठे तो करेंगे क्या। अब हम जब लगन कुंडली में आए, चूंकि भारत की लगन कुंडली विश है, तो अष्टम भाव में ये धनु राशि है। अष्टम भाव बताता है ऑल ऑफ सडन। आर्मी जब चार्ज लेगी तो ऑल ऑफ सडन होगा, तो विदाउट एनी यूर एक्सपेक्टेशन। वो अनाउंस नहीं करेगी वी आर गोइंग टू टेक अ चार्ज ऑफ इंडिया। ऑल ऑफ सडन यू विल गेट अनाउंसमेंट फ्रॉम द आर्मी दैट वी आर टेकन द चार्ज ऑफ। मतलब मैं अगर इसे समझूं, तो जैसे अभी भारत पे बड़ा प्रेशर है कि कोई साइड ली जाए, या तो हम इनकी साइड लें या हम इनकी साइड लें। पॉलिटिकल लोग हम हमारे जो पॉलिटिकल वो है उसमें है कि हमें किसी की साइड नहीं लेनी। पर आपका कहने का मतलब है कि परिस्थिति ऐसी आ जाएगी कि पॉलिटिक्स को साइड होके सेना को साइड कोई लेनी पड़ेगी। देखिए, पॉलिटिक्स जो है ना, देखिए आप और हम तो कोई लेना देना नहीं, हमारा तो उससे दूर दूर तक नहीं है, तो एक आम नागरिक है। देखिए, पॉलिटिक्स जो है ना, वो इतनी उसका स्तर इतना निम्न हो गया है। अब भगवान जाने उस समय पॉलिटिक्स पर लोगों का विश्वास ना हो या क्या परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, ये तो परमात्मा जाने। और वो मैंने इशारे से बताया भी है। चंद्रमा यानी जनता, वो छिद्र दशा की तरफ जा रही है, तो जनता बहुत ज्यादा त्राहिमाम हो जाएगी। पॉलिटिक्स तो सिर्फ अपने ही एंगल से जनता को मैनिपुलेट कर रही है। हमें कोई अधिकार नहीं दिया किसी ने, ठीक है हम बात रख सकते हैं, लेकिन ये परिस्थिति है। अच्छा, एक अच्छी बात शेयर करना चाहूंगा भविष्यवाणिका के साथ। कुछ लोगों ने 10वीं बादशाही गुरु गोविंद सिंह पर भी रिसर्च करी है, उनके दशम ग्रंथ। दशम ग्रंथ में भी प्रमाण मिले हैं समाप्ति की ओर जाएगी, सृष्टि में परिवर्तन होगा, ये प्रमाण वहां पे भी मिला। तो ये इस पे रिलेटेड तो फिर कई सारे और भी सवाल उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे आप हमने बोला कि अब जैसे अपनी सृष्टि है, युग ये चेंज होगा, तो जो हम अभी तक सुनते आ रहे हैं कि कलयुग जो है वो 4 लाख वर्ष का है, उसकी अभी आयु तो 5000 वर्ष की कुछ हुई है। भविष्यवाणिका के जो पंडित जी है ना, उन्होंने भी व्याख्या करी है। देखिए, आदमी ने कर्म इतने अच्छे कर दिए जो 432 से कम हो गए। अच्छा, 5000 वर्ष तक का सीमित। बात क्लियर होगी, 5000 वर्ष तक का सीमित हो। गाय हत्या जो भी जिस प्रकार से भी व्याख्या है। देखिए, एक नियम होता है, प्रमाण। जब त्रेता युग था, जब परिवर्तन हुआ तो लंका गई, तो जब द्वापर युग खत्म हुआ तो द्वारकाधीश पानी में गई। तो कलयुग में एक द्वारकाधीश ही तो बची है। जब इसका अंत आएगा तो उसको देखना। प्रमाण हमारे पास 2 पहले से है ना, तो तीसरा उसी अनुसार चलेगा। जगन्नाथपुरी अब उसको ढूंढ। तो भविष्य मालिका में अगर इतनी सब बातें कही गई है, तो हमारी जैसे आम जनता जिन्होंने भी जीवन में बहुत कुछ करना है, उनके लिए क्या, उनको किस तरीके से इसे लेना चाहिए, या
क्या तैयारी करनी चाहिए या करना क्या चाहिए कि मतलब देखिए कैसा सीधी बचा सी जाए? बात है, अब तैयारी क्या करनी चाहिए। हमने जहां से यात्रा शुरू की थी वहीं वापसी जाना। हाँ बड़ी जी। सुंदर बात बताने जा रहा हूँ जी। आपको। आप देखिए हमारी संस्कृति क्या थी, धोती पहनना और उत्तरीय धारण करना, उत्तरीय यानी ऊपर का कपड़ा। जी। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, मैंने इस पर शोध भी करी। हमारे यहाँ जेब नहीं थी, जी। और जब मृत्यु होती है ना तो अनस्टिच कपड़ा डाला जाता है मुर्दे को। धोती हमारी अनस्टिच थी, उत्तरीय हमारा अनस्टिच था। अगर मेरी मृत्यु हुई तो मेरी धोती मेरा कफन भी बन सकती है, अगर उपलब्ध नहीं है। समझ रहे? तो हमें सात्विकता की ओर जाना चाहिए। भावार्थ ये ऐसा थोड़ी है सब लोग क्या चले जाना है। जो जीवित रहेंगे, जिनका तपोबल है, भगवान ने जिनको रखा है, जिनको आगे ले जाना, वही तो जाएंगे, बात थोड़ी जाएंगे। अच्छा एक और अच्छी बात बता दूं, कोई कहे जी बड़े सारे ज्योतिषी कह रहे हैं मेरी आयु तो 80 वर्ष है, मेरी तो 60 वर्ष है, मैं तो जीवित रहूंगा, मैं कैसे मर जाऊंगा। याद रखना, प्रकृति में जब प्रलय होती है तो नियम भी लगा है। नियम मत ढूंढना प्रलय में, ये सदैव है, सृष्टि का नियम है, नियम नहीं लगा करते। जब किसी, ये तो ज्योतिष ग्रंथ में भी लिखा है, जब किसी बालक की मृत्यु हो जाए ना तो कृपया करके कारण ना ढूंढे क्यों मरा बालक, शास्त्र में वर्जित है ये बात। मतलब ये सब कुछ वही जो हम पहले बात कर रहे थे कि जो आपके पूर्व जन्म है, उनके जो कर्म है वो आपको भोगने पड़ते हैं, तो ये सारे योग तभी बनते हैं। और कुछ भविष्य मालिका के बारे में जो हमारे दर्शकों के लिए जानना जरूरी है? वो जानना यही है कि आप अपनी जीवन शैली को बदल, मेरा तो यही कहना। जो पुरानी हमारी जीवन शैली थी उसी पर वापिस साधारण जीवन पे जाना होगा, बस सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं करना। आपकी जो ग्रहों की दशा चल रही है वो चलने दीजिए, आप अपनी जीवन शैली को बदल। गुरुजी, आज के युग में जो लोग ज्योतिष को अवैज्ञानिक मानते हैं उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपको क्या लगता है? देखिए ऐसा है, संसार है, उन्होंने तो भगवान पे भी प्रश्न चिन्ह लगाया। ऐसा नहीं है, ज्योतिष अर्थ, ज्योतिष के ऊपर कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक भी ये केस किया। तो आज जो इतने बड़े बड़े ज्योतिषी हैं बात करते हैं, मैं कभी उनसे मिला नहीं, मेरी कभी बात नहीं। श्री के राव साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस प्रूफ करे, और सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि हाँ ये एक वैज्ञानिक पद्धति। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँ, ये ज्योतिष के ऊपर, विवेक के ऊपर होता है कि क्या वो भविष्यवाणी ठीक से पढ़ पाता है या दे पाता है या नहीं कर पाता, ये उसके ज्ञान के ऊपर निर्भर। और ये जो आजकल जो सोशल मीडिया का युग है, इसमें ज्योतिष की क्या भूमिका है, ज्योतिष क्या भूमिका निभा रहा है सोशल मीडिया के दौर में? आजकल जब भी हम सोशल मीडिया खोलते हैं वैसे तो काफी रील्स वगैरह आती हैं, और उसके द्वारा बहुत सी भ्रांतियां भी फैलाई जा रही हैं, जिसपे हम आगे और विचार करेंगे, मतलब बात करेंगे, जिसमें कई लोग रेमेडीज बताते रहते हैं, बहुत कुछ करते हैं, वो हम अलग से एक सेक्शन करेंगे। पर सोशल मीडिया की क्या भूमिका आपको लगती है? भूमिका ये रहनी चाहिए कि हमारा मार्गदर्शन करने का उद्देश्य होना चाहिए, ना कि हमारे को भ्रमित करना, ना हमें वहम देने चाहिए उनको, दुनिया भर के वहम, दुनिया भर के भ्रमित। अभी जैसे दिवाली पर 2 तिथि निकल आई, क्या पहले नहीं थी? पहले भी थी। सीधा सा नियम है, जो तिथि पहले है उसको स्वीकार कीजिए, पर विवाद छेड़ना है, आपने अपनी रील बनानी है, अपना अपना प्रकाश डालना है उस पर। और तो गुरुजी, जैसे आप भी ज्योतिष शास्त्र को जानते हैं, तो एज ए ज्योतिषी, मतलब आपने जैसे कहा कि बड़ी सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही है, तो एक ज्योतिष की नैतिक वैल्यूज क्या होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, आपको क्या लगता है आज के युग में, जिसमें बहुत जल्दी अफवाहें बड़ी जल्दी फैल जाती हैं? क्योंकि एक तरीके से बिजनेस बन चुका। मैं देखता हूँ कि बहुत यंग लोग जो अभी 20, 22, 21 साल के हैं, मेरे ख्याल से आपको एक किसी भी विद्या को समझने के लिए समय तो बहुत लगता है, और आजकल शॉर्टकट का बहुत मेथड है, तो बहुत कुछ लोग 4 किताब पढ़ के भी ज्योतिष बन जाते हैं। तो उनकी नैतिकता में जो नैतिक वैल्यूज क्या होनी चाहिए ज्योतिष? देखिए ज्योतिष एक ऐसी चीज है, ज्योतिष पढ़ने से, उसको सही दिशा से करने से आपके राहु की रेमेडी बाय नेचर होती है। लेकिन लोग उल्टा करने लगे हैं, राहु वाला ज्योतिष करने, बाजीगिरी वाला, वो ज्योतिष नहीं है।
आपको ग्रहों की पकड़ नहीं है, लेकिन आप उठा के कोई भी कुंडली देखते हैं, आपको समझ नहीं आया तो उठा के 4 उपाय दें। मैं जब कभी भी अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट होते हैं मेरी जूम की क्लास के अंदर, मैं कहता हूँ कुंडली खोलिए, जो मैं टेक्निक पढ़ा रहा हूँ उसे सर्टिफाई करो क्लास में। वो सर्टिफाई होती है, मैं लेता ही, मेरे को प्रसन्नता ही उन्हीं से होती है। आप जैसे मान लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज किसी का मेष लगन है, उसमें मंगल बैठा है, किसी का मेष लगन है, someone is born in maybe ascendant, Mars sitting in the lagna itself, वो आदमी स्पाइसी खाना खाएगा ही खाएगा। रीजन बिहाइंड राशि अग्नि तत्व की, ग्रह अग्नि तत्व का, ठीक है। तो जब मिलन अग्नि तत्व का हो गया तो आप स्पाइसी खाना ही तो खाएंगे, बात खत्म। तो मेरे जैसा उसे क्या गाइड करेगा, भाई आप कम स्पाइसी खाना खाइए, ज्योतिष यही है। आप जो है नारियल पानी पीजिए, लस्सी पीजिए, दही लीजिए शक्कर डाल करके, ताकि आपकी बॉडी का जो अग्नि तत्व वो नीचे की तरफ जाए, नहीं तो आपको एसिडिटी का रोग आ जाएगा। ये है असली ज्योतिष। आपने जैसे ये अग्नि तत्व और इन सब की बातें करी, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को भी बताइए कि जो जितने भी ये ग्रह हैं, एक प्रत्येक ग्रह और उसका प्रभाव उस व्यक्ति पे कैसा पड़ सकता है। अगर इसके बारे में आप कुछ बता पाए, जैसे कोई ग्रह है, आप मंगल ग्रह की बात करें, तो उसका बेसिक नेचर क्या है, बेसिक उसका प्रभाव क्या पड़ सकता है। देखो ऐसा होता है, देखो मैं बताता हूँ, अब मंगल के साथ में मैं आपको मांगलिक दोष भी सिखा देता हूँ। जी हाँ, मांगलिक, हाँ वो भी सिखा देता। देखो क्या होता है, मंगल ऊर्जा को बताता है जी, ठीक है। एक सन्यासी को भी ऊर्जा चाहिए, एक संसारी को भी ऊर्जा चाहिए, जीवन शैली जीने की, उसे परमात्मा की तरफ जाना है तो उसे ऊर्जा चाहिए, ठीक है ना। अब क्या होता है कि मंगल एनर्जी का कारक है, मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष है। मैंने इस पर एक बार रील भी बनाई थी, बहुत लोग पसंद भी हुए। मैं स्वयं मांगलिक हूँ, 100% प्योर मांगलिक, मेरी वाइफ नहीं है। तो आप क्या होता है कि भ्रमित होते रहते हैं, मुझे मांगलिक लड़का ही चाहिए, क्यों चाहिए, या मांगलिक लड़की ही चाहिए, क्यों चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। अब देखो ग्रंथ में लिखा हुआ सारे ज्योतिषियों को पता है, ऐसा नहीं है उन्हें नहीं पता जो रील बना रहे हैं या यूट्यूब पर आ रहे हैं। जहां मंगल बैठा है उसकी काट कौन करता है, बृहस्पति। मान लीजिए मेरी कुंडली में बृहस्पति मंगल की काट नहीं कर रहा, तो मुझे ऐसी लड़की लेनी है ना कि उसका बृहस्पति मेरा मंगल काट दे। कैसे, जैसे मान लीजिए मेरा मंगल लगन में, तो मेरी पत्नी की कुंडली में मंगल या तो लगन में हो, बृहस्पति या तो लगन में हो, पंचम में हो, सप्तम में हो या नवम में हो, अब शादी हो सकती है, मंगलिक दोष कट गया। क्योंकि पत्नी की कुंडली में जहां बृहस्पति बैठा है वो मेरे मंगल पर पूर्ण दृष्टि डालता है, बात खत्म, कोई जरूरत ही क्या है। और जैसे लोग कहते हैं मांगलिक ही चाहिए, अगर दोनों मांगलिक हो तो नहीं, ऐसा नहीं है ना, मैं वही तो बताया, गलतफहमी में जी रहे तो मैं क्या करूं उसका। मैंने तो बताया मेरी खुद की शादी नॉन मांगलिक है, मेरी वाइफ, मैं मांगलिक हूं। नहीं, अगर आप मांगलिक हैं और मांगलिक से शादी कर ले तो क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए ऊर्जा का है, दोनों एनर्जेटिक है। अब मैं एनर्जेटिक हूँ, मेरी वाइफ नॉन मांगलिक है, तो उसके अंदर है एनर्जी नहीं, बस इतना सा डिफरेंस। मतलब सीधा प्रभाव ये पड़ता है, ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा एनर्जी तो बहस ज्यादा हो सकती है, हाँ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। मैं आज भी 60 साल की उम्र में जुझारू हूँ ना। ठीक है, तो और जो ग्रह जैसे बृहस्पति ग्रह है, इन सब के बेसिक प्रभाव क्या होते हैं। जैसे ज्योतिष में हम बोलते हैं ना कि आपकी राशि का ये वाला ग्रह मेन है, कि सूर्य आपका है मेन, या बृहस्पति आपका मेन है, या मंगल आपका मेन है। इसका क्या मतलब होता है। इसके ऊपर आज मेरा वेबिनार भी है रात को, मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताना चाहूंगा। इसको मैं टू रिलेट करता हूँ न्यूमरोलॉजी से। सपोज कोई व्यक्ति 8 तारीख को पैदा हुआ है, तो वो शनि की ऊर्जा लेकर आया हुआ है। अब उसका मान लीजिए सिंह लगन है, क्लियर है, तो वो किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, सिंह लगन के अनुसार उसे वो सूर्य की उपासना, सूर्य को जल देना, ये सब बताएगा। लेकिन ऊर्जा तो उसकी शनि की है एज पर न्यूमरोलॉजी, ठीक। जैसे ही वो सूर्य को जल देगा उसका कैरियर तबाह है। मेरे क्लाइंट है सुनील शर्मा जी, वो सूर्य को जल देते थे, तो देखा ऊर्जा तो उनकी शनि की है। तो ये कोरिलेशन एलसीएम दो विद्याओं के संगम से आपके पास उत्तर आया। बात समझ रहे हैं आप। तिथि ने बता दिया कि आप शनि की ऊर्जा लाए हैं, लेकिन उपाय आप उसके परम शत्रु सूर्य के कर रहे हैं, तो जीवन में संघर्ष तो आएगा।
गुरुजी, ये वक्री ग्रह क्या होते हैं और व्यक्ति के जीवन पे इन वक्री ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जितने भी महान व्यक्ति हुए, चाहे वो संत के हों, चाहे वो आपका मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, वक्री ग्रह उनको जीवन में संघर्ष के बाद आगे बढ़ते हैं। वक्री ग्रह को ऐसे समझिए, जैसे मैं 12th क्लास में पढ़ता था, प्री बोर्ड का एग्जाम दिया, प्री बोर्ड का एग्जाम देने के बाद मेरी मृत्यु हो गई, मैंने मेन एग्जाम तो देना था, तो अब मेरा जन्म हुआ, तो अब मैं फिर से प्री बोर्ड दूंगा, फिर से मेन एग्जाम दूंगा, और प्री बोर्ड पिछले जन्म में दे चुका था, अर्थात 3 अटेम्प्ट हुए। तो वक्री ग्रह अमिताभ बच्चन का भी है, वो संघर्ष के बाद सफलता देता है। वक्री ग्रह को ऐसे पढ़ना है कि मिनिमम 2 अटेम्प्ट, मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया कि कई बार ये तीसरे अटेम्प्ट में सफलता देता है, संघर्ष है। दूसरा वक्री ग्रह का अर्थ होता है पिछले जन्म के छूटे हुए अधूरे कर्म आपके वक्री ग्रह के रूप में, उन कर्मों को हमें करना है इस जन्म। ये वक्री ग्रह होते हैं। एक और अच्छी बात बताता हूं, सब लोग चेक कर रहे हैं, अपनी कुंडली खोले, जहां पे भी वक्री ग्रह स्वराशि का बैठा होगा, उस भाव के फल ही नहीं मिलेंगे, फल नहीं है उस भाव। मान लीजिए किसी का शनि बैठा वक्री ग्रह भाग्य स्थान पर, तो भाग्य उसे खुद बनाना है, वो नहीं है, भगवान ने दिया। समझ रहे हैं? तो खुद बनाना का मतलब मैं समझा नहीं। भाग्य नहीं लेकर के आया ना। अच्छा, अब जो वो इस जन्म में जो वो कर्म करेगा उससे वो है, पूर्व जन्म में उसने कर्म ऐसे करे कि भाग्य सपोर्ट नहीं देगा। यानी शनि से संबंधित कोई लेबर है, कोई कुलीग्स हैं आपके, समझ रहे हैं, आपने अच्छे कर्म नहीं किए, किसी की भी कुंडली देखनी है, वो जीवन में तरक्की करेगा नहीं करेगा, कोई ग्रह नहीं पढ़ना, शनि पढ़िए, अर्थात आपने कर्म कैसे करे थे और इस जन्म में कर्म कैसे करोगे, आप कैसे कर्म करके आए हैं, उसी आधार पर तो शनि आपको इस जन्म में मिला है। ठीक है। और जैसे जिनके हैं वक्री ग्रह हैं, उन लोगों को आप बेसिक सलाह क्या देते हैं, मतलब किस तरह का अपना जीवन यापन करना चाहिए या कैसे? कोई भी ग्रह वक्री हो, चाहे बृहस्पति है या शनि है, बुध है, मंगल है, आप जो है उस ग्रह से संबंधित कर्म आपके छूटे थे, अधूरे थे, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अब कई बार मंगल वक्री वाले क्या होते हैं, एकदम कभी कभार बम की तरह विस्फोट भी कर देते हैं। उनको मैं ये कहना चाहूंगा, हल्का हल्का गुस्सा करते रहो, नहीं तो आप बस्ट हो जाओगे। मतलब वही जैसे मंगल एनर्जी का सोर्स है, तो आप तो एक दिन ही फट जाओगे। हाँ, या तो आप एकदम फट जाओगे। आप धीरे धीरे हल्का फुल्का गुस्सा करें, आप अपनी ऊर्जा को, कई मीनिंग है इसके, आप अपनी ऊर्जा को सही ढंग से नहीं कर पाते। 2 प्रकार के लोग मिलेंगे आपको मंगल वक्री के, एक ऐसे जो बिल्कुल आलसी नंबर 1, यानी एनर्जी खत्म हो गई, दूसरे उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। 2 टाइप के होंगे, वो राशि कुंडली परिस्थिति के अनुसार हम देखेंगे कि इसके पास वो वाली एनर्जी है, डेड वाली है, कि बिल्कुल आलसी है, या इसके पास भगवान ने एक्स्ट्रा एनर्जी दी। गुरुजी, कुछ लोग जैसे सवाल भी आता है, लोग बात करते हैं, लोगों को अपने करियर के बारे में जानने की बड़ी जिज्ञासा होती है कि जी हमारा जो करियर है वो कैसे जाएगा। तो ये आपके ग्रहों का प्रभाव करियर पे कैसे पड़ता है, और जैसे कुछ ग्रह हुए जैसे सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, इनका आपके करियर पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, सूर्य आत्मा है, जन्म आत्मा का नहीं होता, हमारा 7 प्रकार के शरीरों का होता है, यात्रा चंद्रमा की होती है। हम ये कह देते हैं कि चंद्रमा मन में, अन्न में कोष होते हैं हमारे, ठीक है। सूर्य आपकी आत्मा का स्वरूप बताता है, आप चंद्रमा आपका मन बताता है। जिनका चंद्रमा ज्यादा पीड़ित होता है वही डिप्रेशन में रहते हैं, उन्हीं को ज्यादा वहमबाजी होती है। जिनके चंद्रमा स्ट्रांग होते हैं कुंडली में, वो परवाह नहीं करते किसी चीज की, साधारण सी बात है। तो मैं सीधा सा कह रहा हूं कि आप अपने ग्रहों को अन्न जल से भी स्ट्रांग कर सकते, कोई जरूरी नहीं है। ग्रह जिन चीजों के कार्य तत्व हैं उनकी आदर करिए। लोग अपनी माँ का आदर तो करा नहीं, पंडित जी ने बोल दिया पितृदोष है, तो माता के कारण हो गया, माता चली गई, तो ये है पितृदोष। गुरुजी क्या होता है? मुझे भी बताया गया है कि मेरे को भी पितृदोष है। और पितृदोष की मेरी माता जी भी करीब 3-4 बार पूजा करा चुकी है। अभी कुछ दिन पहले भी कराई थी, 2-4-6 महीने पहले, और 1-1.5 साल पहले भी कराई थी।
किसी ने मुझे मंगलनाथ भी जाने के लिए कहा था, मैं तब भी गया था उज्जैन 2015 में शायद, तब भी हुई थी। अब अभी भी कभी भी मेरे घर में अगर कोई कुंडली दिखाता है मेरी माँ अगर, तो वो पंडित जी जिनको भी दिखाता है बताते हैं पितृदोष है। तो पितृदोष खत्म होगा कि नहीं होगा, कि वो चला आ रहा है, या पूजा नहीं लगी, या क्या, मतलब मैं आज तक समझा नहीं। नहीं देखिए, ऐसा होता है, पहले तो पितृदोष देखना आना चाहिए जी। अब होता क्या है कि हम लोग सिर्फ राहु से ही पितृदोष देखते हैं, सूर्य शनि इकट्ठे बैठे हैं तो ये भी पितृदोष दे देते हैं। ठीक है, राहु पंचम भाव में बैठा है तो आप पितृदोष लेके नहीं आए, पितृ आपके साथ आए हैं, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो आपके लिए आशीर्वाद स्वरूप है, समझ रहे हैं। पितृदोष वो हुआ जो मेरे पूर्वज है। नहीं नहीं, पूर्वज कुछ नहीं होता, हम कहते हैं पूर्वज, अरे भैया आप उसी वंशावली में कभी किसी पीढ़ी में थे, आपने ही गलत कर्म करे थे, वो अब आप की ही कुंडली में आपका ही रिफ्लेक्शन पितृदोष के रूप में आया, टाइम ट्रेवल करके आपने जन्म लिया, आपके पुरखों ने किया, ये ऐसे नहीं होता। अर्थात पितृदोष को आप ऐसे साधारण शब्दों में समझिए, आपने बड़ों का आदर करना सीखना है। पितृदोष का मतलब आपने बड़ों का आदर नहीं किया था, समझ गया। तो ये जो इसकी पूजा वूजा कराते हैं, ये मतलब क्या कंटिन्यूस प्रोसेस चलता ही रहता है, या मतलब एक बार करा दिया नहीं, कुछ भी नहीं है, या आपके आचरण पर निर्भर करता है? देखो, आचरण तो सबसे बड़ी चीज है कि आपने अपने बड़े बुजुर्गों का, दूसरों का, सामने वाले को सम्मान दीजिए। आपने अगर पूजा पाठ ही करनी है, गायत्री मंत्र लीजिए, हर अमावस्या पर 5 मिनट हवन करिए। अब उसमें गिनती के चक्र मत रहिए, भागवत कथा में लिखा हुआ है, भागवत कथा कहती है हरि अनंत हरि कथा अनंत, तो आप 108 आहुतियां देंगे, 11 आहुतियां देंगे, चक्र मत पड़ो, बोलिए परमात्मा मैं तेरी शरण में हूँ, करिए, अपना आचरण सुधारिए, कर्म करिए, बस, जा चक्रों में मत पड़िए। पितृदोष है तो कम से कम इस जन्म में अपने सीनियर जो है, बड़े बड़े, उनकी इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए, सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात है। पूजा दादा दादी जो भी है, जिस प्रकार से है, किसी का जैसा भी जीवन शैली है, उसको सम्मान दीजिए। बाकी अगर आपको रेमेडी में करना है तो गायत्री मंत्र का हवन करिए, हर अमावस्या पर आपको फर्क दिख जाएगा, सिंपल सी बात। गुरुजी, आजकल जो सबसे विशेष यूट्यूब और हर जगह चल रही है ना, कई सारे ज्योतिषाचार्य आके बैठते हैं और वो लोगों को सलाह देते हैं, रेमेडीज बताना शुरू कर देते हैं। अब ये इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि रेमेडीज वर्क करती हैं, और रेमेडी बताने का सही तरीका क्या है? ये जो स्टोन्स, पत्थर और इन सबकी बातें होती हैं, मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को विस्तार से थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए, और किन चीजों पे हमें ज्यादा भरोसा मतलब करना चाहिए, क्योंकि मैं तो जहां तक देखता हूँ कोई कुछ भी रेमेडीज बताने में लगा रहता है, या कोई अपना, और कुछ लोगों ने तो ये तक भी कर रखा है कि वो कहते हैं रेमेडी करानी है तो मुझसे ही कराइए, या मेरे यहाँ से ये चीज लेके जाइए, ये यंत्र ले जाइए आप मेरे यहाँ से, आप महालक्ष्मी का यंत्र ले जाइए, ये ले जाइए। तो इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए कि क्या चीज है। देखिए, ऐसा है, रेमेडी पर सबसे पहले, रेमेडी क्या हो रहा है आजकल, जो ज्योतिष चल रहा है वो राहु वाला चल रहा है, शनि वाला नहीं। अब जैसे मैं रेमेडी पर 2-3 एग्जांपल आपको दूंगा जिससे आपको पता लगेगा। जैसे राहु का सब लोग सबसे ज्यादा रेमेडी दे रहे हैं। अब किसी का बृहस्पति और राहु इकट्ठे बैठे हैं तो ये हो गया गुरु चंडाल योग, उठाया और राहु की रेमेडी दे दी। क्या उसने बारीकी से कुंडली देखी? समझा? नहीं समझा। अगर ये दोनों ग्रहों की युति दग्ध राशि में है तो रेमेडी राहु की नहीं है, रेमेडी बृहस्पति की करनी पड़ेगी। राहु तो आपको रच के देने के लिए बैठा हुआ है, आपको बहुत सारे पैसे देगा, जुपिटर नहीं देगा, जुपिटर बैंड बजाएगा आपका। रेमेडी हमें बृहस्पति की करनी है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। सपोज आपने वीनस देखा, अब ये सॉफ्टवेयर के ऊपर ये कि हर सॉफ्टवेयर नहीं दिखाएगा। केरल और तमिलनाडु के अंदर मानदीप पर बड़ी रिसर्च है, यहाँ उत्तर भारत में मानदीप का ज्ञान नहीं है लोगों को। अगर मान लीजिए किसी का शुक्र के साथ मांदी बैठा है तो इसका अर्थ है कि पूर्व जन्म में किसी स्त्री का श्राप है। आपको वो तो दिखा नहीं, आपको रेमेडी करनी थी मांदी की, आप रेमेडी किसी और ग्रह की करा रहे हैं, भगवान जाने किसी करा रहे हैं। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में मांदी और शनि बैठे हैं तो आपको कुल देवता का श्राप है। तो जैसे अभी मैंने आपसे कहा वीनस और मांदी, स्त्री का श्राप है, कुल देवता का श्राप है,
ये रेवड़ी वाली रेमेडी करके श्राप से मुक्त हो गया, अश्वत्थामा तो मुक्त नहीं हो पाया। नहीं, हम मुक्त हो जाएंगे इस प्रकार की रेमेडी करके। कैसे मुक्त हो जाएंगे भैया? रेमेडी देखिए, हमारे पराशर ऋषि जी ने तीसरे जन्म में ज्योतिष ग्रंथ लिखा था। पहले 2 जन्म तो उन्होंने शोध करी। पराशर ऋषि ने स्पष्ट कहा है कि हमें स्तोत्र का पाठ करना है। कलयुग में हनुमान जी की पूजा सफल है। हमारा शास्त्र क्या कहता है? कलो चंडी विनायको, कलयुग में भगवती और गणपति की पूजा फलित है। अब आप देखिए, बॉम्बे में इतना पैसा है, विनायक की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ मिक्स है, गुड़ गोबर है, हम लोग सिर्फ रेमेडी पे चलते हैं। हमें स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आपको संस्कृत नहीं आती, हिंदी में करिए ना, श्रद्धा रखिए। श्रद्धा है नहीं, वो नग पहन ले, मेरी डिक्शनरी में नग नहीं है। पराशर ऋषि जी ने नग की कहीं व्याख्या नहीं की सर, मैं नहीं रिकमेंड करता। जिसको आराम आने ना, बाबा जी की राग से आ जाएगा। मतलब मेन तो बात यही हुई ना कि ये आपने जितनी भी मेहनत की है, जितनी आपको शिक्षा है, तभी आप रेमेडीज दे पाते हैं। वरना जो कुछ भी लोग बताते रहते हैं, ये यंत्र वंत्र जो बताते हैं कि जी लक्ष्मी कुछ यंत्र नहीं है, कुछ नहीं है, सब फालतू की चीजें, मार्केटिंग है आपके हिसाब से? नहीं नहीं, ये सब ऐसे ही है। देखो, अर्थ रखती है, अर्थ रखती है, मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा, उनकी नियमावली है, नियम अनुसार वो है नहीं। आप सिंपल सा देखिए, कुछ भी आदमी को कुछ भी है। जैसे मैंने अभी एक शास्त्री जी हैं हरियाणा से, बड़े अच्छे, तो मैंने कहा आप अपने बेटे को बोलिए 10 मिनट मंदिर में जाके बैठा करें। आप कोई भी ट्राई कर लीजिए। अब देखिए, कालपुरुष कुंडली से 9th हाउस आपका क्या हुआ? भाग्य। उसके स्वामी क्या हुए? बृहस्पति। 9th हाउस क्या है? धर्म स्थान। आप रोज धर्म स्थान पर 10 मिनट बैठिए ना, आपका भाग्य चमक जाएगा। बात खत्म हो गई। इसमें दिमाग क्या लगाया हमने? भाग्य चमकाना है ना। कालपुरुष कुंडली से हमने बृहस्पति की कृपा ले ली, बात खत्म हो गई। आपने बात की कि ज्यादातर जो लोग आजकल बात करते हैं वो राहु ज्योतिष के थ्रू बात कर रहे हैं, शनि के नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या डिफरेंस है शनि का ज्योतिष और राहु का ज्योतिष? देखिए, राहु का ज्योतिष ये है कि आपको कुछ ना समझ में आए, रेमेडी चाहिए। अच्छा। और शनि का ज्योतिष ये है कि आपको पहले थर्मामीटर पर चेक करना है कि 102 फीवर है, ये 101 है, तभी मैं डोला या पैरासीटामोल दूंगा ना, कोई मेडिसिन फीवर उतारने की। अभी हो क्या रहा है कि हमारे को वो तो पता नहीं लग रहा कि कितना फीवर है कितना नहीं है। हमने उठा करके क्या कर दिया, दे दी रेमेडी, दे दी, बस रेमेडी दे दी, रेमेडी दे दी, और कुछ नहीं करा। गुरुजी, ये दग्ध राशि के विषय में थोड़ा सा बताइए। देखिए, दग्ध राशि जो होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कुंडली के, इस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता दग्ध राशि का। ठीक है, अब दग्ध राशि का एग्जांपल देता हूं। दग्ध राशि एक माइनस साइन होता है, अर्थात जली हुई रोटी वो हम खा नहीं सकते, तो नेगेटिव पॉइंट हो गया। जब इसमें कोई शुभ ग्रह आके बैठेगा, वो शुभ है, पॉजिटिव ग्रह है, राशि माइनस है, नेगेटिव है, तो प्लस इंटू माइनस, मैथ के फॉर्मूले सीधा माइनस हो गया। अगर कोई नेगेटिव ग्रह है, जैसे राहु, जिसे हम लोग हर समय रेमेडी पर चलते रहे, ग्रह नेगेटिव, राशि नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूं, अगर गुरु चंडाली हो दग्ध राशि में है, तब बृहस्पति खराब हुआ, क्योंकि वो एक नेचुरल ऑस्पिशियस प्लैनेट, शुभ ग्रह है, और राहु एक अशुभ ग्रह है। तो जब वो दग्ध यानी माइनस साइन में आके बैठा, ही हिमसेल्फ अ माइनस, सो माइनस इंटू माइनस बिकम द पॉजिटिव। तो हमें रेमेडी जुपिटर की करनी है दग्ध राशि की वजह से, ना कि राहु। राहु तो पॉजिटिव हो चुका है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, एक शायद न्यूरोलॉजी से रिलेटेड है, या आप बता सकते हैं, कुछ भी है। तो ये नंबर सिस्टम होता है ना, लोग बड़े बड़े कॉन्शियस होते हैं कि हम कोई गाड़ी का नंबर ले रहे हैं या हम कोई मोबाइल का नंबर लें तो ऐसा होना चाहिए, ये अंक होने चाहिए। इसको आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, एग्जाम्पल देंगे? देखिए, इसका एक सीमा तक प्रभाव रहता है, पर जरूरत से ज्यादा इसमें बुद्धि नहीं लगानी। आज जब ये मोबाइल नहीं थे, आपके लैंडलाइन नंबर थे ना, तो आपने लैंडलाइन नंबर क्या 555 वाले लिए थे या 777 वाले लिए? नहीं लिए ना। दूसरी बात, आज मोबाइल आ गए, एक IAS IPS से जाके पूछिए, गवर्नमेंट जॉब करता है तो सरकार की तरफ से उसको एक मोबाइल इशू होता है।
ठीक है, उसकी पोस्टिंग होगी तो उसको मोबाइल मिलेगा। अब वो मोबाइल उसने सरकार को ये कहा कि मेरे को 555 चाहिए, तो क्या उसे जो भी मोबाइल मिला उसकी नौकरी चली गई क्या? हर चीज का एक अर्थ होता है, लेकिन एक उसकी सीमा है। जब आप जरूरत से ज्यादा किसी चीज को खींचोगे वो टूटेगी, तो आप सिवाय कंफ्यूज होने के कुछ नहीं हो सकता। अब मैं एक बड़ी सुंदर सी झलक देता हूँ आपको। इसके अंदर मैं साउथ की नाड़ी की एस्ट्रोलॉजी का एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज किसी की कुंडली में चंद्रमा और शनि इकट्ठे बैठे हैं, जिसे साउथ में पुनर्फू योग कहते हैं, नॉर्थ इंडिया में विष योग कहते हैं। ये वर्ड फेमस भी बनाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली में विष योग था, वो वर्ल्ड फेमस हुई। इंदिरा गांधी की कुंडली में शनि चंद्रमा था, वर्ल्ड फेमस हुई। तो हमारी अगर मान लीजिए कुंडली में ज्यादा विशेष योग नहीं है, शनि और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हैं, हमारे मोबाइल में 28 आ गया, 2 फॉर चंद्रमा, 8 फॉर शनि। अब जाके आपको थोड़ी बहुत दिक्कत देगा, लेकिन वो भी तब देगा दिक्कत आपको 28 नंबर मोबाइल का, जब आपकी चंद्रमा का अंतर प्रत्यंतर दशा होगी या शनि की अंतर प्रत्यंतर दशा होगी, केवल तब तक, अदरवाइज कोई नेगेटिव नहीं। गुरुजी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसपे काफी लोग जो है ना बड़े कॉन्शियस भी रहते हैं, व्यतीत रहते हैं, जो साढ़े साथी है, ये क्या दशा होती है? ये आपकी कुंडली में आती है, आपके जीवन में कितनी बार आता है, क्या प्रभाव करता है? ज्यादातर साढ़े साथी को लोग जो है ना दुष्प्रभाव ही समझते हैं कि साढ़े साथी चल रहा है तो मतलब सब गलत ही होगा, और ये शायद शनि देव से रिलेटेड है। तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए, उसमें क्या क्या मतलब इंसान को अगर किसी की साढ़े साथी चल रही है तो पहले तो ये कैसे पता चले कि वो उसके फायदे के लिए या नुकसान के लिए है? दूसरा क्या क्या उसे कॉशियस क्या रहना चाहिए, क्या क्या मतलब क्या जतन करने चाहिए, कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए उस काल में जब साढ़े साथी चल रहा हो? शनि के दो अर्थ है। शनि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को बताता है, जैसे हम कर्म करके आए वैसे शनि हमारी इस कुंडली में प्रकट है। शनि हमारे कर्मों के फलदाता, क्लियर है। साढ़े साथी में शनि कहते हैं नियमावली को ले लो आप, यानी आप किसी के साथ डिच नहीं करोगे, किसी के साथ छल कपट नहीं करोगे, अपने डिसिप्लिन में रहेंगे, ठीक है। साढ़े साथी को चेक करने का विशेष ये होता है कि एक अष्टावर्ग की टेक्निक होती है वैदिक के अंदर। अगर 30+ पॉइंट है, शनि 3 भावों से गुजरेगा, 2.5 साल को 7.5 साल। अगर वो 30+ पॉइंट लेकर के अष्टावर्ग में बैठे हैं और चंद्रमा का भी नक्षत्र स्वामी अच्छी स्थिति में बैठा है, तो साढ़े साथी आपको राजा बनते हैं। साढ़े साथी आपके कर्मों का प्रतिफल है, वो फल प्रदान करेंगे शनि। आप कर्म कैसे करते हैं? आप अपने कुलीग के साथ तो राजनीति कर रहे हो, वो भी शनि ये कर्म है, और उधर से शनि के उपाय कर रहे हो, तेल चढ़ा, जो मर्जी कर ले भैया, तेरा बंटाधार होकर तैयार। और ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों का भी रिलेटेड है। देखिए कार्मिक डेट्स के 3 प्लेनेट होते हैं, राहु केतु और शनि, ये 3 कार्मिक प्लेनेट्स होते हैं, ठीक है ना। हर एक की कुंडली के अंदर शनि अलग अलग प्रभाव देते हैं। अब जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के शनि उच्च के थे, तुला राशि के लगन में, लेकिन अगर हम कालपुरुष कुंडली उठाएं तो वो नीच के हो गए, मेष राशि आती है। लेकिन चूंकि वो उच्च के शनि थे तो जीवन के अंत समय से पहले उनको राजा बनाएंगे, यानी प्रधानमंत्री चलेंगे। तो ये जरूरी नहीं होता कि हमने कर्म गति कैसी की है उससे हमारे फल मिलते, हमें अपनी कर्म गति सुधारनी है। शनि ये कह रहे हैं बी इन अ डिसिप्लिन। जैसे शनि का थर्ड एस्पेक्ट इज बीइंग कॉल्ड अ लीथल एस्पेक्ट। लीथल मींस इज विध्वंसक होता है। तो शनि जहां भी दृष्टि डालते हैं उन भावों पर आपको मेहनत ज्यादा करनी, बस ये याद रखें, डिसिप्लिन के साथ, नियमावली के साथ। और जैसे शनि का जब प्रभाव चल रहा हो या साढ़े साथी चल रही हो, तब कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। कुछ है इसमें रिलेशन? क्या देखिए इसे ना पौराणिक कथा के अनुसार, क्योंकि हनुमान जी ने शनि जी को रावण के यहाँ से मुक्त करा जी, ठीक है ना। आप ठीक है हनुमान जी की पूजा करिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन हो गए ना, साढ़े साथी पॉजिटिव हो। आप डिसिप्लिन नहीं है ना, आपका अन्न जल ग्रहण करने का कोई समय है ना, कार्य शैली का समय है ना, आपका अपने जूनियर के प्रति या अपने लोगों के प्रति बात करने का तरीका ठीक है। जब आपके तरीके ठीक होंगे तो शनि कुछ नहीं, आप डिसिप्लिन रहिए।
हाँ, मतलब मेन चीज है कि डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में रहिए। ये चीज मैंने भी महसूस करी है, जैसे जब मुझे कहा गया कि 7:30, तो मेरा भी कोई टाइम टेबल, कोई डिसिप्लिन नहीं रहा है। तो अगर वो, पर ये तो डिसिप्लिन में काउंट नहीं होता कि कुछ नहीं कर रहे हैं दिन भर, ये भी तो एक डिसिप्लिन है। नहीं नहीं, जब आप डिसिप्लिन में आ जाएंगे 7:30 आपको देकर जाएंगे, ये नियम है 7:30। दूसरा मैंने बहुत सीक्रेट चीज आपके यहाँ पर शेयर करी है, अष्टवर्ग। देखिए अष्टवर्ग और भिन्नाष्टक के अंदर अगर शनि महाराज बहुत अच्छे रहते हैं, क्लियर है। अब लोग क्या करते हैं, अष्टवर्ग तो लेते हैं, भिन्नाष्टक नहीं काउंट करते। हमें क्या होता है, अष्टवर्ग के अंदर सर्वाष्टक होता है और एक भिन्नाष्टक होता है, 2 भाग होते हैं अष्टवर्ग के। पहले तो इनको फोकस करना है, फिर उसके बाद ये फोकस करना है कि कक्षा गोचर क्या होता है। कक्षा गोचर के अंदर शनि किसकी कक्षा में गोचर कर रहे हैं। मान लो आपने योग कारक ग्रह की, यानी जिसने आपको राजा बनाना है कुंडली में, उसकी कक्षा में गोचर कर रहे हैं और उसने बिंदु नहीं दिए हुए, बैंड बजा देंगे शनि 7:30। चाहे आपके शत्रु ग्रह हो, अगर उसने बिंदु दिए कक्षा गोचर में, शनि महाराज राजा बना, ये सूक्ष्म है। गुरु जी, आपने बात की साउथ में नाड़ी दोष पे काम होता है, नाड़ी दोष के बारे में हमने कुछ बताया था अभी। तो मैं जानना चाहता हूँ, ये नाड़ी शास्त्र भी होता है, नाड़ी देख के भी लोग कुछ भविष्य बताते हैं आपका, इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये क्या चीज है? देखिए ये ज्योतिष से कितना डिफरेंट है? नहीं 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 नहीं, ये जो साउथ का अंगूठे वाला जो थंब इंप्रेशन का कोई बात कर रहे हैं ना नाड़ी की, देखिए उसके बाद वो कुंडली होती है सब है, तो इसके भी बहुत सारे सब लोग पोस्ट करा रहे हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। ये भी कई प्रकार की होती है, भृगुनंदी नाड़ी इसको बोला जाता है। तो भृगुनंदी नाड़ी के अंदर ट्राइन थ्योरी होती है, त्रिकोण संबंध होते हैं। मैं क्या करता हूं, जब भी मेरे पास कोई चार्ट कंसल्टेंसी में आता है, मैं एक एंगल से नहीं देखता, कई एंगल से देखता हूं। अब भृगुनंदी नाड़ी में मान लीजिए किसी के शनि केतु है, फॉर एग्जाम्पल शनि पर ही बात करें, इसलिए मैंने कहा वो आदमी अगर लॉयर बनता है तो बहुत बेहतरीन लॉयर बनेगा। अगर वो आदमी एस्ट्रोलॉजी में आता है तो बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बनता है। कोई कहे जी मैंने तो बिजनेस करना है, करोड़पति बनना है, मैं कहता हूँ कबाड़िया काम कर ले तो बनेगा, मुझे बताना क्यों, कैसे बन जाएगा। जिस आदमी का भी आपके यहाँ मैं रिवील कर रहा हूँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निक, जो भी आदमी शनि केतु लेके बैठा है वो केवल उसी चीज का व्यापार करे जो टुकड़े में उपलब्ध हो, पार्ट्स में। अगर उसने मान लीजिए लैपटॉप खरीद बेच का काम कर रहा है, नहीं चलेगा। केतु कह रहा है मैं टुकड़े कर दूंगा, लैपटॉप के पार्ट्स बेच रहा है, पार्ट्स बेच दे तो चमक जाएगा। जैसे ऑटोमोटिव कंपनीज के पार्ट, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट बेचे, पार्ट्स पर वो तरक्की करेगा। बात समझ रहे हैं? अब इधर जेमिनी आ जाती है, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी भी वन ऑफ द बेस्ट है। इफ एनी प्लैनेट विच इज इन हायर डिग्री, जिसमें राहु केतु नहीं लेते, ठीक है, तो उसके अंदर मान लीजिए किसी का हायर डिग्री में सबसे ज्यादा मंगल आ जाए तो क्या करेगा। देखिए उसमें स्टार्टिंग में एग्रेशन तो रहेगा, धीरे धीरे वो झगड़ों से दूर होता चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? पूर्व जन्म में उसने लड़ाई झगड़े करे थे, तो इस जन्म में भी चीजों से वो हटना चाहिए। तो कई एंगल से कोरिलेट करना होता है, हमको उसको समझना। गुरु जी, जैसे आप किसी की भी कुंडली देखते हैं तो उसमें 2-4 विशेष बातों पूछी जाती है, जैसे जन्म स्थान क्या है, आपका समय क्या है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ जिन्हें अपने बर्थ का समय नहीं पता एग्जैक्ट, तो उनका कुंडली देखी जा सकती है, कुछ उसकी विधि है, कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल है, उसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं। मान लीजिए कोई ये कहता है कि मेरा 4-4:30 बजे के बीच, तो उसका बीटीआर करके निकाल दिया। मैं कोई भी कुंडली बिना बीटीआर के देखता ही नहीं, पहले मैं बीटीआर क्या हुआ? बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। अच्छा, कि 4 बजे था कि 4:30 या 4:10, उसकी एक्यूरेसी निकाल। तो एक्यूरेसी निकालने का कोई पैमाना है कि 2 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, या कोई पैमाना है? 6 घंटे का डिफरेंस है, पैमाना है, लेकिन मैं उसे रिवील नहीं कर, मतलब कर सकते हैं। जिन्हें नॉलेज है वो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई कहे जी मुझे पता ही नहीं है, तो फिर उसका सबसे बढ़िया क्या है, 2 तरीके बड़े शानदार मैं रिवील कर रहा हूँ। जिस दिन आप पैदा हुए ना, चंद्र कुंडली तो वही रहेगी, चंद्र कुंडली नहीं बदल सकती। जहां चंद्रमा उस तारीख को था वो तो उसी राशि में ही रहेगा, ठीक। दूसरा, उसको क्या करिए, उसी समय जिस समय उसने प्रश्न किया, प्रश्न कुंडली बना लीजिए। अब इन दोनों को टैली करके आप बेहतरीन बता सकते हो सामने।
हो गया इलाज। ठीक। और एक चीज मुझे और पूछना था, जैसे ये तो आप कुंडली देख के करते हैं, कई लोग जैसे जो हाथ देख के हस्त वो है, ये भी एक्यूरेट बताता है हाँ। या क्या इनमें क्या डिफरेंस बेसिकली आ जाता है? देखिए हस्तरेखाएं जो है ना जी वो आपकी कर्म गति से बदलती रहेंगी। जी आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपकी अच्छी हस्तरेखाएं अच्छी दिशा में बढ़ेंगी। अगर आपकी कर्म गति खराब है तो हस्तरेखाएं दिशा बदलेंगी। मतलब जैसे मैं दोबारा से, जैसे जो पुराना मेरा सवाल था कि मुझे नहीं पता, अपने जन्म का टाइम नहीं पता, तो मेरा हाथ देख के भी लोग बता पाएंगे जो हाँ मेरा हाथ बिल्कुल, ऐसे देवज्ञ जो हैं हर जगह उपलब्ध नहीं। हाँ बाजीगिरी सब जगह। हाँ, क्योंकि अब 10-10 रुपए की किताबें मिलती है जिसमें हाँ पढ़ के मैं भी बता देता हूँ हाँ हाँ कि हाँ। भाई ये 4 लाइन ऐसे जा रही है, पर वो मतलब अथॉन्टिक नहीं है ये। मैं उतना नहीं मान सकता। देखिए मैं ना क्रॉस टैली किए हुए मैं मना मानता है। गुरुजी अब थोड़ी सी वास्तु के ऊपर बात करते हैं। ज्योतिष के अनुसार से वास्तु के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। इस पे बड़ी सारी चर्चाएं चलती हैं कि घर किस दिशा में होना चाहिए, दरवाजा किस दिशा में होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए ऐसा है, इसको मैं टेक्निक को रिवील तो नहीं कर सकता। सबसे बढ़िया वास्तु होता है अष्टावर्ग वास्तु। अब लोग कहते हैं जी साउथ में पानी नहीं रखना। जब मैं अष्टावर्ग चार्ट से देखूंगा, भगवान ने कहा है आप साउथ में पानी रखेंगे तो करोड़पति बनेंगे। पता ही नहीं किसी। अब वो माँ वास्तु पर जा रहे हैं। अब माँ वास्तु वाले कहते हैं कि आपको नेम फेम चाहिए तो आप साउथ में रेड बल्ब लगा लीजिए, साउथ में ऐसे कर लीजिए। नाउ कम अप एस्ट्रोलॉजी पर आ जाते हैं। सपोज समवन इज बोर्न इन जेमिनी या सन, मिथुन लगा लें, 12वें घर में उसके मंगल बैठा है, वो पैदाइशी मंगल तो वैसे ही हो गया। ऊपर से उसने लाल बल्ब लगा के अपने मांगलिक दोष को और बढ़ा दिया। भैया ये नहीं करना। उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? उत्तर भारत में भगवान हनुमान जी हैं तो दक्षिण भारत में कार्तिकेय जी हैं। तो मोर पंख रख दे भैया, तो जरूर लाल बल्ब के चक्कर में पड़ रहा है। बात खत्म होगी ना। और गुरुजी मैं ये देखता हूँ आजकल बड़ा इंस्टाग्राम वगैरह पे बड़ी एक रील बड़ी पॉपुलर हो रही है जिसमें लोग बात कर रहे हैं कि अगर आपका घर के अंदर बाथरूम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो उसकी कोई रेमेडी नहीं है, काफी बुरा होता है और आपको वो घर ही तोड़ना पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपके अगर टॉयलेट है या बाथरूम में, तो जैसे मैं घड़ी से बता रहा हूँ, एक पीतल की स्ट्रिप मिल जाएगी आपको अमेज़न से जी। खड़ी स्ट्रिप जो है उसके चारों तरफ आप लगा दीजिए और व्हाइट सीमेंट जो भी फर्श का कलर है वो कलर मिला करके इसको छुपा दीजिए। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ खड़ी में लगानी है, वो मिल जाएगी। तो आपने अगर वो स्ट्रिप लगा दी, दूसरा क्या है, आपने क्या करना है, बाथरूम इतना साफ सुथरा होना चाहिए कि वहां आप किताब पढ़ सकते। कहने का 0% सुनाई। दूसरा, हमारी रामायण है ना, आपके पास अलेक्सा होगा, आप नहीं गा सकते तो अलेक्सा को बोल दीजिए मंगल भवन अमंगल हारी, वो लगाइए ना, मंगल भवन अमंगल हारी। आपके घर में अमंगल हुआ है तो भगवान हार लीजिए आप, क्या दिक्कत आ रहा है? हारी बैटिंग में पॉइंट बस सिंपल सा है, ज्यादा वहम नहीं पड़े। सबसे इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपना टॉयलेट का दरवाजा सदैव बंद रखें और टॉयलेट की सीट को ढककर रखें। जो सेंस भी बनता है, सेंस भी बनता है, दोनों को ढककर रखें। जिसके भी टॉयलेट में येलो पॉइंट है उसका राहु खराब है, बात खत्म। टॉयलेट सीट के अंदर येलो नहीं होना चाहिए। टॉयलेट की सीट साक्षात राहु है, सिर्फ उतना हिस्सा राहु का है। मतलब उसे आप साफ रखिए, हाइजीन रखिए। यस, अगर उसमें टॉयलेट सीट में येलो पन आ गया तो आपका राहु खराब, बात कर। गुरुजी और वास्तु के बारे में क्या चीजें विशेष ध्यान रखनी चाहिए अगर कोई अपना कोई नया घर ले रहा है या बनवा रहा है? तो मंदिर किस दिशा में होना चाहिए? देखो ऐसा है, आज से 40 साल 50 साल पहले चले जाओ, आप पराशर ऋषि का ना बृहत्वरा शास्त्र ग्रंथ उठा लीजिए। पराशर ऋषि ने जो वैदिक ज्योतिष जिसे हम कहते हैं, वहां पर एक छोटा सा चैप्टर है वास्तु। वास्तु का वो हाल कर दिया, एस्ट्रोलॉजी को छोटा कर दिया। अच्छा। बेड़ा गर्क पूरा हुआ। देखिए जब आपकी दशाएं अच्छी आएंगी ना तो परमात्मा आपका वास्तु भी अच्छा कर देगा। हर दिशा में परमात्मा आ जाएगा, वो आपको कृपा आ जाएगी अपने आप स्वतः ही।
फिर भी आप लेना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं, कोई ज्यादा नहीं है। जैसे मेरे पास कोई सज्जन आए, बोले जी हमारे पिताजी लोहे का काम करते थे, हमारे दादाजी भी लोहे का काम करते थे, किसी ने कहा ईस्ट फेसिंग मकान लेने, मैंने कहा खुदकुशी करनी है ले ले, तेरा धंधा तो शनि वाला है, शनि डूबते सूरज है, वेस्ट डायरेक्शन है, तुम्हें वेस्ट ही फलेगा, तुम्हारा जेनेटिक है भैया, तुम क्यों चक्रों में पड़ रहे हो। मतलब ये सारी चीजें को रिलेटेड है, आप सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ के ना चले। बेसिकली जो वास्तु था वो राजाओं महाराजाओं के किले की व्यवस्था के लिए। जी। अब मेरे को जैसे कोई कहते हैं कि जिसका 1 BHK फ्लैट है, ठीक है जी, करा लो उसका वास्तु, उसका तो ड्राइंग रूम भी वही है, उसका बेडरूम भी वही है, करा लो ना। आपको मैं एक बड़ी शानदार बात बता रहा हूँ, जितने वास्तु वाले ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति है, मेरा उनको प्रणाम है। जितने IAS IPS बनते हैं ना, वो सब गांव साइड से आए हुए, उनके वास्तु आप करके आए थे कि वो IAS IPS जो बना वो कैसे बन गया, तो गांव साइड से आए हैं, इसमें क्या बात है। सही बात है, बिल्कुल। तो मिसगाइड नहीं है, हर एक चीज को एक मर्यादा के अनुसार आप लेकर के चलेंगे तो कोई दोष नहीं। जरूर से ज्यादा वहम क्रिएट कर दो, बस बात तो वही है। गुरुजी एक सवाल और इम्पोर्टेंट, जो ग्रह होते हैं इसमें हम बड़े एक सुनते हैं नीच के जो ग्रह होते हैं, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए, ये क्या ग्रह होते हैं? नीच के ग्रह इनसे बचना चाहिए, बच सकते हैं, बच तो क्या आप क्या ही सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं कि आप इनसे जो आपको हानि ना पहुंचे? नीच के ग्रह आपको राजा बनाते। अच्छा, राजा बना दे तो बचना चाहिए ही नहीं, बिल्कुल बचना कुछ नहीं चाहिए। नीच के ग्रह का अर्थ होता है कि पूर्व जन्म में आपने उस ग्रह से संबंधित जिम्मेदारी को नहीं निभाया। मैंने एक एग्जांपल देता हूं, जैसे किसी का 10th हाउस में बुध नीच का हो गया, तो आप व्यापार कर रहे थे, घाटा पड़ रहा है। अब आप, मेरा बेटा या मेरी बेटी मैथ नहीं आता तो मैंने ट्यूशन रखवा दी ना, वो मैथ में पास हो गया। तो नीच का ग्रह पूर्व जन्म में मैं व्यापार ढंग से नहीं कर पाया, तो इस जन्म में भी वही इम्पैक्ट आ रहा है, तो मुझे किसी की गाइडेंस की जरूरत है, अब मैं व्यापार अच्छा करूं। तो आपको हेल्प चाहिए, उसकी गाइडेंस चाहिए। मतलब आधा तो मैंने पूर्व जन्म में कर लिया था, अब जो थोड़ा बहुत था इस जन्म में मैं थोड़ी मदद लेके उसमें एक्सेल कर जाऊंगा। एक्सेल कर जाओगे। अब किसी का सूर्य नीच का है, तो पूर्व जन्म में पिता की सेवा नहीं की थी, अब इस जन्म में आपको सेवा करनी है। लेकिन कईयों के दुर्भाग्य ऐसे होते हैं, पिता ही गुजर जाते हैं छोटी उम्र। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जरूरी नहीं है। ठीक, मतलब नीच के ग्रह से हम यही समझें कि वो आपको लाइफ में एक्सेल ही करते हैं, एक्सेल ही करते हैं, बस आपको उस ग्रह से संबंधित गाइडेंस चाहिए। गुरुजी एक बात अभी आपने और करी थी, ये जब हम हस्तरेखा वाली बात कर रहे थे, एक बड़ी मिथ्या है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, पर काफी सालों से मैं भी देखता आ रहा हूँ कि जो जो हस्बैंड वाइफ होता है ना, जैसे कहते हैं आदमियों का दाया हाथ देखा जाता है कि माया देखा जाता है? दाया हाथ पुरुष का, स्त्री का बाया हाथ। और वो कहते हैं स्त्री का जो दाया हाथ है वो उसके हस्बैंड का बताता है, ऐसा है कि ये सब है? उसमें देखने में तो नहीं होते। नहीं, ऐसा होता है कि जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो मेरा पास्ट है जी, जो राइट हैंड है वो मेरा वर्तमान जीवन की बारे में। पूर्व जन्म में मैं क्या था वो मेरा बायां हाथ था जी। सेम रूल उधर स्त्री पर भी लगता जी। बात क्लियर है? मतलब वो स्त्री का जो हाथ है वो उसके पति से कोई रिलेशन नहीं है उसका। अब देखो जी, धारणा है किसकी कितनी क्या है, सीधी सी बात है या नहीं? मैं आपको क्या लगता है? मैं इस पर कुछ विशेष नहीं प्रकाश डाल सकता क्योंकि मेरा हस्तरेखा पर ज्यादा नहीं है, मेरा तो जन्म कुंडली के ऊपर पकड़ जाता है, मैं तो उस पर व्याख्या दे सकता हूँ। बाकी इतना कह रहा हूँ कि आपके अगर ग्रह अच्छे होंगे ना, अब जैसे मैं बताता हूँ सबको बड़ी सुंदर बात, सब लोग राहु की रेमेडी कर रहे हैं, सबको मैं एक संदेश देना चाहूंगा, जब जब गोचर में 10वें घर में राहु गोचर करेगा आपको जीवन में राजा बनाएगा, आपको हर तरफ से गाइडेंस मिलेगी, आपको हर तरफ से अपलिफ्ट करेगा। और जब जब बृहस्पति लगन में, पंचम में, नवम में गोचर से आएगा आपको ब्लेसिंग मिलेगी। आपको अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा था, डॉक्टर मिल जाएगा। आपको अच्छा ट्यूटर नहीं मिल रहा था, अच्छा ट्यूटर मिल जाएगा। आपको अच्छी ज्योतिष की सलाह नहीं मिल रही थी, मिल जाएगी। सिंपल सा रूल है, कोई बुद्धि लगानी ही नहीं है। हम राहु की निंदा कर रहे हैं, गोचर में देखिए आप में से जिसका भी राहु 10th में आया है उसे ब्लेसिंग मिलेगी, और वो 18 साल बाद आता है, रोज नहीं आएगा। गुरुजी एक
सवाल है मेरा, जो मैंने कुछ पॉडकास्ट भी देखे आपसे बात करने से पहले, रिसर्च के लिए हमें देखना पड़ता है, मैंने कहीं पढ़ा भी। एक जगह मैं देख रहा था कि कोई बता रहे थे, कोई शास्त्री जी थे, वो बता रहे थे कि आपकी कुंडली के अंदर जो 12 घर हैं, ग्रह वो है, उसमें वो बता रहे थे कि जैसे हर घर में सूर्य बैठा है, 12 के 12 में सूर्य है। उन्होंने इसके ऊपर 5 मिनट तक बताया। फिर हर घर में उन्होंने कहा चंद्रमा बैठा है। ऐसा करके उन्होंने जितने भी 12-9 ग्रह हैं, हर घर में वही बैठे हैं। ये क्या चीज है, मतलब इसके बारे में आप कुछ संक्षेप बताएंगे कुछ? मैं इसके बारे में बताता हूँ। होता क्या है कि जब ग्रह गोचर करते हैं तो किसी नेटल चार्ट में गोचर करेंगे, उनका उनके हिसाब से होगा। जब चंद्रमा मान लीजिए किसी का किसी भी भाव में है, मैं एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा, फिलहाल मैं विदाउट एग्जांपल पर चलना, किसी भी भाव में गोचर कर रहा है कोई नेटल का ग्रह उसे देखेगा, चंद्रमा प्रभावित हुआ। मान लीजिए किसी का गोचर का ग्रह भी देख रहा है, तब भी चंद्रमा प्रभावित हुआ। चंद्रमा के अपने फल तो है ही नहीं, क्या करा हमने। मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। सपोज किसी का चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी के साथ युति कर गया और बृहस्पति देख रहा है, तो वो जाकर यात्रा करेगा और सात्विक खाना खाएगा। बृहस्पति सात्विक है, मीनिंग बदल गया। मान लीजिए गोचर का चंद्रमा को मंगल देख रहा है, तो उस दिन वो व्यक्ति शिवलिंग के बारे में बात करेगा या प्रॉपर्टी के बारे में बात करेगा। ऐसे थोड़ी होता है। फिर चंद्रमा का नक्षत्र तो हमने भी देखा ही नहीं, हमने बिना नक्षत्र के भी इतनी एक्यूरेसी दी है आपको। आप लगा के देख ले, जो अभी मैंने बोला बहुत सारे लोग लगा कर देख लेंगे। और मैंने इस पर कोर्स भी पढ़ाता हूँ जिसको चंद्र नाड़ी कहता हूँ। मतलब जिसमें हर ग्रह में एक ही प्रभाव किस संपर्क किनसे हुआ ना। आज मेरा आपका संपर्क हुआ है तो हम चर्चा कर रहे हैं। तो जब संपर्क ही नहीं है, मैं अकेला बैठा तो कुछ भी भविष्यवाणी मिलेगी, ये क्या मतलब हुआ भाई? मतलब ये जो आपने वैसे बताया, जैसे शनि और राहु का ज्योतिष है, तो ये राहु के ज्योतिष में जो लोग करते हैं ज्यादा। अभी आपने शनि का कहा ना, अब गोचर का शनि, गोचर का चंद्रमा, दोनों मान लीजिए किसी भाव में इकट्ठे हो गए, मेरी कुंडली में इकट्ठे हो गए, ठीक है, और कोई शुभ दृष्टि भी नहीं आ रही है, इस युति को कोई नहीं देख रहा। भाई साहब ट्रैफिक मुझे मिलेगा सड़क पे, क्यों मिलेगा? शनि स्लो है, चंद्रमा फास्ट है। मैं फास्ट चलना चाहता हूँ, शनि कहते हैं स्लो, मुझे ही ट्रैफिक मिलेगा। चेक कर लीजिए, जिनकी भी कुंडली में शनि के पास गोचर में चंद्रमा आएगा और कोई शुभ ग्रह ना देख रहा हो, ये भी कंडीशन है, तो आपको ट्रैफिक उस दिन जरूर। चलिए गुरुजी, आज आपने हमारे लिए समय निकाला, इतने सारे सवालों के जवाब दिए। अभी तो बहुत सारे सवाल बाकी हैं, पर वो हम किसी और दिन बात करेंगे। पर अभी के लिए आपका धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, आपने इतने सारे सवालों का इतने मतलब आराम से बैठ के इतना ताम झाम भी किया और आपको थोड़ा कष्ट भी दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जाते जाते आपसे पूछूंगा। हमने ये जो भविष्यवाणी की बात करी थी, जिसमें हमने बात करी थी कि भारत के अंदर एक सैन्य शासन की आकांक्षा है कि शायद हो सकता है। आपको भारत का भविष्य कैसा दिखता है आने वाले 20-25 सालों में? आपको भारत का भविष्य कैसा लगता है? देखिए, भारत अपनी पुनः यात्रा करेगा वापस, प्रकृति का नियम है। देखिए, मेरा जन्म हुआ है तो मेरी मृत्यु होनी है, फिर मेरा जन्म, ये एक यात्रा है। तो भारत जो है ना, ऋषियों की, तपस्वियों की भूमि है, ठीक है। तपस्वी आज भी वो हिमालय की कतराओं में, लेकिन क्या है कि पहले भारत में हर कोई तपस्वी, हम अपना तपोबल भूल गए, हम अपनी संस्कृति को भूल गए। पहचान हमारी संस्कृति से हमारी होती है, तो हमें अब अपनी संस्कृति की ओर वापस जाना, वही है और कुछ नहीं। मतलब हम यही समझेंगे भविष्य जो है संस्कृति की तरफ वापस जाए। ये जो भविष्य मालिका कह रही है, वो ये कह रही है कि आपका सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलियुग, पुनः फिर वापिस सतयुग है। अगर आप फॉरेन की वेबसाइट चेक करें, कोई वो 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। मेरा सब लोगों से अनुरोध है, सब लोग गूगल पर जाइए, अर्थ की स्पीड चेक करिए। आपकी पर ईयर स्पीड होती है 15 किलोमीटर की स्पीड है। एट प्रेजेंट क्या स्पीड है आपको झटका वही लगेगा, देख लिए निकाल कर। बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, हम भी जैसे गुरुजी ने बोला इसकी स्पीड जाके चेक करेंगे। और इसके अंदर गुरुजी जो है वो क्लासेस भी लेते हैं ज्योतिष के बारे में। उनकी जो क्लासेस है, उनका जो यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक भी आपको हमारे इस पॉडकास्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर जाइए, देखिए और फॉलो कीजिए 000 को। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक और गेस्ट के साथ। और कमेंट में बताइए कि आपको गुरुजी की बातें कैसी लगी। कोई सवाल हो आपका, आप गुरुजी से पूछना चाहते हैं, जरूर लिखिए कमेंट में। हम गुरुजी के पास दोबारा जाएंगे और आपके सारे सवालों के जवाब उनसे दोबारा पूछेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।